नीता नगरी is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। इस कहानी के नायक का सिलसिला कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। वो देश में नंबर 2 की कुर्सी पर बैठा है, पर उसकी शिकायत है कि मैं दिल्ली पुलिस के दरोगाओं का क्या करूं। यूपी का सीएम होता तो बागपत के लड़के को ले जाकर देवरिया पटक देता। ये उस शख्स की कहानी हो सकती है जिसने एक दफा एक पत्रकार को हौंक दिया। पत्रकार बार बार कह रहे थे, चौधरी साहब आपको नहीं लगता कि आपको प्रधानमंत्री बनने की बहुत जल्दी है, बहुत महत्वाकांक्षा है? और चौधरी का जवाब था, क्या तुम संपादक नहीं बनना चाहते हो? और अगर नहीं बनना चाहते हो तो तुम्हारी क्षमताओं में कोई कमी है। ये किस्सा चौधरी चरण सिंह का है, जो शुरू होगा चौधरी चरण सिंह के हनुमान की नाराजगी से। चौधरी चरण सिंह का हनुमान कहा जाता था अतरंगी तबीयत के सोशलिस्ट नेता राज नारायण को। ये वही राज नारायण हैं जो 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी से रायबरेली में हार गए। फिर उन्होंने 5-6 पिटीशन दाखिल की और उसी पर 12 जून 1975 को जस्टिस सिन्हा का कमरा नंबर 26 में ये फैसला आया था, जिसमें 2 आपत्तियों को दुरुस्त माना गया था। पहला, यशपाल कपूर जो सरकारी अधिकारी थे, उन्होंने अपना पद छोड़ने के पहले ही चुनाव एजेंट के तौर पर इंदिरा गांधी के कैंडिडेचर के दौरान काम करना शुरू कर दिया। और दूसरा, एक रैली के दौरान सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल। और इस पर बाद में सुप्रीम कोर्ट स्टे भी देता है और उसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है। अब ये राजनारायण कितने खास थे? ये हमेशा मुरारजी कैंप के सामने उछल फांद करते रहते थे कि साहब असली दावा तो चौधरी चरण सिंह का है। जनसंघ वालों को भी दरेरा दिए रहते थे। लेकिन यही राजनारायण 1984 के चुनाव में चौधरी चरण सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए बागपत पहुंचते हैं। अब एक तरफ तेज तर्रार तबीयत के राजनारायण हैं, उनके समर्थक हैं जिसमें ज्यादातर बाहर से आए हैं, और दूसरी तरफ चौधरी चरण सिंह का अपना गढ़ है। दोनों एक ही दिन नामांकन के लिए पहुंचते हैं। चौधरी को लगता है कि टकराव तो होकर रहेगा, और तब वो माइक संभालते हैं और अपने समर्थकों से कहते हैं, देखिए राजनारायण जी मेहमान हैं, हम लोग मेहमानों की खातिर खूब करते हैं, तो पहले उनको पर्चा भर लेने दीजिए। राजनारायण पर्चा भरते हैं, फिर चौधरी चरण सिंह पर्चा भरते हैं। राजनारायण की जमानत जब्त हो जाती है, चौधरी चरण सिंह जीत जाते हैं। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन था। इसको देश किसान दिवस के रूप में मनाता है। उनके तमाम किस्से हैं, एक आध दो मैंने आपको सुनाए, एक और सुनाता हूँ। किस्सा ये है कि जब वो देश के गृह मंत्री थे तो कुछ किसान उनसे मिलने पहुँचे। नहर के पानी को लेकर कोई समस्या थी। चौधरी साहब ने पूछा, यहाँ तक आने, रुकने और जाने में कितना खर्चा आया? किसानों ने कुछ 100 रुपये का हिसाब दिया। चौधरी साहब ने डांटा और कहा, जब एक पोस्ट कार्ड से ये काम हो सकता था तो इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी? ये नेताओं की दुनिया है जहां पर खर्चा, चर्चा और पर्चा पर लगातार बात होती है। ये दुनिया है नेता नगरी की। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो है नेता नगरी। अगर आपको पता चले नेता नगरी में हम हफ्ते भर की सियासत पर चर्चा करते हैं, बयानों पर चर्चा करते हैं, आपके हिस्से के सवाल लेते हैं और अपने हिस्से की किताबों, फिल्मों और संगीत की सिफारिशें करते हैं। और इस पूरे संवाद में मेरे साथ होते हैं मेरे नौजवान और प्रतिभाशाली सहयोगी निखिल। बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते, थैंक यू सौरभ। आज नेता नगरी की शुरुआत हम उस हेडलाइन से कर रहे हैं जो अखबारों में आप देख रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर लोग बात करने से थोड़ा हर्ज कर रहे हैं। गोवा में बीजेपी के सीएम हैं प्रमोद सावंत। वो ये जगह जगह कहने को मजबूर हैं कि जो हमारे सूबे के 30% अल्पसंख्यक हैं उन्हें बीफ की कमी होने नहीं दी जाएगी। अब ये अगर कई लोगों ने इसे गोवा सेंट्रिक खबर कह के खारिज करने की बड़ी कोशिश की। मेरा डिसएग्रीमेंट है ये है कि कर्नाटक में एंटी कैटल स्लॉटर लॉ बनता है। वो वहाँ की इलेक्टेड लेजिस्लेचर का विवेक है, उन्होंने किया, ठीक किया, गलत किया, वो वहाँ के लोग जाने। लेकिन अगर ये सिर्फ एक लेजिस्लेचर का विवेक होता तो इसके ऊपर इतना विवाद होता नहीं। ये
अपने आप में अच्छी खासी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ में आता है। ये सिर्फ खाने या नहीं खाने या किसी एक पशु के स्वास्थ्य या संख्या या देश की कृषि के बारे में नहीं है। वो डायरेक्टिव क्या कहते हैं उसे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है। ये अपने नेचर में एक बहुत पॉलिटिकल चीज़ है। आप एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो राजनीतिक है, खालिस राजनीतिक है, उसको लेकर के लोगों के पेट पर लात मार नहीं सकते हैं। गोवा में भी फिलहाल लोगों के साथ में ये हो रहा है। उनकी अपनी सेंसिबिलिटीज़ हैं, उनकी अपनी खान पान की आदतें हैं। अगर आपकी पॉलिटिक्स की वजह से वो लोग प्रभावित होते हैं तो फिर हमारी किस्मत बन जाएगी उस तरह के नक्शे जो ट्विटर पे आजकल खूब चल रहा है, जिसके अंदर गोवा और नॉर्थ ईस्ट के ऊपर लिखा हुआ है बीफ ईटिंग गुड पीपल। कितना खराब लगता है जब इस तरह से ब्रांड किया जाता है। आप अपने घर के दायरे में क्या कर रहे हैं, आपके खाने की थाली में क्या होना चाहिए, ये आपका व्यक्तिगत चुनाव है। सरकार और सरकारों की नेतागिरी का इससे कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यदि सरकारें वाकई गौ संवर्धन के लिए बहुत गंभीर हैं तो मुझे ये बताया जाए कि पिछले 5, 10, 20 बरस में गौ संवर्धन के लिए क्या काम हुआ है, कितने वेटनरी एक्सपर्ट बने हैं और उनकी रिकमेंडेशंस को कितना लागू किया गया है। निखिल, मैं लगातार इस विषय पर बहुत सारे विशेषज्ञों से बात करता हूं एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड व्हेन आई एम इन्फॉर्मिंग यू एंड आवर व्यूअर्स कि गंभीरता से काम बहुत कम हुआ है। हमारी देसी नस्ल की गायों को ब्राजील वाले ले जाके संवर्धित कर रहे हैं, उसके बेहतर रिजल्ट हासिल कर रहे हैं और हम यहां पर सिर्फ भावनात्मक कोरी बयानबाजी कर रहे हैं। आप जिस किसी गांव में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, शहर में रहते हैं, गर्दन उठाकर देखिए, आपके इर्द गिर्द जहां कूड़े का ढेर है वहां पर कितना गौवंश आपको प्लास्टिक खाता नजर आएगा। और जिस पार्टी ने कर्नाटक में किया है उसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुननी चाहिए। उन्होंने गुरु टैगोर को कोट किया है, वो मानवतावाद की बात भी करते हैं। टैगोर के मानवतावाद में ऐसा कोई आग्रह नहीं था कि आप किसी एक खांचे में फिट हो तभी आपको नागरिक माना जाएगा। वो इस नेशनलिज्म के इस आइडिया से बहुत ज़्यादा अग्री करते नहीं थे। पीएम कह रहे हैं, आपको ध्यान से सुनना चाहिए, उनकी सीख पर आपको अमल करना चाहिए, आप उन्हीं की पार्टी से आते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो आप किसी भी जिले के जिलाधीश या कप्तान से बात कर लीजिए, एसएसपी से, वो आपको बता देंगे कि गौ संवर्धन के नाम पर किस तरह के गौ रक्षक सक्रिय हैं, उनका मोडस ऑपरेंडी क्या है और उनका असर क्या है। आप सभी जानवरों की सेवा करिए। गाय हमारे कल्चर का, हमारे घरों का अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन आपके हिस्से का, हमारे हिस्से का श्रम, हमारे हिस्से की श्रद्धा, उसका क्या कोई और बेजा इस्तेमाल कर रहा है, इस पर भी नज़र डालिएगा। और एक बार जिन गूगल देवता की शरण में हम अक्सर जाते हैं वहाँ पर विस्तार से जाके देख भी लीजिएगा कि बीफ का तात्पर्य क्या होता है। कुछ लोगों को लगता है कि बीफ का मतलब सिर्फ गौमांस होता है, गलत लगता है। वाटर बेफेलो और बहुत सारे जानवर उस कैटेगरी में आते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं नेता नगरी। सबसे पहले बात सुर्खियों की, किसान प्रोटेस्ट पर बात करेंगे और इस बातचीत के क्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ टीवी पत्रकार राजदीप सरदेसाई। इसके अलावा बात करेंगे जम्मू कश्मीर में हुए डीडीसी चुनाव की और इस पर हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे साथी सुरेश, जो कि अभी अभी जम्मू कश्मीर का दौरा करके लौटे हैं। उन्होंने ना ही सिर्फ अर्बन सेंटर्स वैली के, उन्होंने घाटी का देहात भी घूमा है, तो उनके पास में फर्स्ट हैंड अकाउंट्स हैं बहुत सारे कि वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस अभी शुरू होने की बात चल रही है उसने कितनी जड़ पकड़ी है। तो फिर बात शुरू करते हैं पहले मुद्दे पर, किसान आंदोलन से जुड़ा सरकार की पहलकदमियां और बातचीत किन चरणों में पहुंची। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल से जवान और दिखने में कुछ वरिष्ठ पत्रकार, इंडिया टुडे टीवी ग्रुप से जुड़े हुए राजदीप सरदेसाई जी। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका नेता नगरी में। थैंक यू वेरी मच। साल का अंत है, हैप्पी न्यू ईयर, मेरी क्रिसमस। भाई साहब, हमने आपको दिल से जवान बताया है, उसकी भी तो कुछ एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। अरे हम तो हमेशा जवान रहे, आप जानते हैं। नेता नगरी में मैंने हमेशा कहा है, आप जितना भी मुझे वरिष्ठ कहे, जितने भी मेरे बाल पके, अभी भी मैं बिल्कुल जवान हूं। अभी भी ग्राउंड पर जाता हूं। कल ही पूरा दिन मैं सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर में था जहां ये किसानों का आंदोलन चल रहा है। तो अभी भी मैं जवान हूं, लस्सी बिस्सी पीकर आया हूं पूरी तरह से। बहुत बढ़िया। इसीलिए हमें लगा राजदीप जी कि आपसे मुखातिब होना चाहिए। आप लगातार अपने न्यूज शो में नरेंद्र मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, इसके अलावा किसान प्रोटेस्ट के अलग अलग स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं और कल आप जमीन का दौरा भी कराए। पहली चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि प्रोटेस्ट साइट्स पर, हालांकि ललन टॉप के रिपोर्टर लगातार वहां से कवर कर रहे हैं,
आपका फील क्या था, क्या ऑब्जर्व किया आपने? देखिए, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं किसानों ने अपना एक मन बना लिया है कि ये मौका है हमें अपनी बात रखने का, हम मौके पर चौका उठाएंगे। उसमें एक फेस्टिव एटमॉस्फेयर भी है, जैसा कोई मेला हो रहा है, चल रहा है, खासकर कि सिंगू बॉर्डर पर सर्दी का मौसम है, लोग बाहर खुलेआम आए हैं, लोगों ने अपनी रबी क्रॉप तो उगा लिए, इसलिए 5-6 महीने भी है किसानों के पास, वो बड़े धीरज से तैयार है। ये अगर लंबी लड़ाई भी चले तो चलने के लिए तैयार है। जैसे राकेश टिकैत ने मुझे कल कहा कि ये कुश्ती है और कुश्ती में कई राउंड्स होते हैं, तो हम बिल्कुल तैयार है, 8 राउंड हो, 10 राउंड हो। यानी किसानों ने मन बनाकर आए हैं कि हम इस बार जाएंगे जब कहीं ना कहीं हमें इन कानूनों में वाकई बदलाव दिखेगा। तो दे आर इन फॉर द लॉन्ग रन, जिसे कहते हैं। राजदीप, आप वहाँ के माहौल के बारे में बात कर रहे थे, आपने कल पूरा एक दिन बिताया जैसा कि आपने कहा। हम इसको वैसे देखना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार ने अपने 6 सालों में, दोनों टेन्योर्स में, ऐसा कोई मूवमेंट नहीं देखा हो जिसके कल्चरल रूट्स मतलब अच्छे खासे, जिसने काफ़ी अंदर तक के पैर पसारे हों अपने, बारिंग CNRC पर वो अलग तरह से आइसोलेट हो जाते हैं, लेकिन इस मूवमेंट में वो हमको देखने को मिलता नहीं है। पंजाब में तो अच्छा खासा सपोर्ट है और पंजाब की सोसाइटी भी अब इस मूवमेंट की बातों में, इसके मूल्यों में मानने लगी है। क्या ये अब पॉलिटिकल बचा है किसी तरह से एड्रेस करने के लिए इसको? डू यू थिंक दिस इज द बिगेस्ट पॉलिटिकल क्राइसिस नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज फेसिंग इन लास्ट 6-7 ईयर्स? क्योंकि इसमें सिक्खी और पंजाबियत भी अब जेल कर गई है, तो ये मुद्दा तो फार्मर प्रोटेस्ट का भी मुद्दा है और एथनिसिटी का भी, रूट्स का, रिलीजन का, कई चीजें आ गई हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस मूवमेंट में एक पंजाबियत हो, फिर वो जट सिख हो, फिर वो पंजाबी हो, फिर वो शहरी हो, वो ग्रामीण हो, सब एक साथ आ गए हैं। एक आइडेंटिटी का सवाल है, एक अस्तित्व की लड़ाई है। क्योंकि एक ऐसे समय जहां आप देखेंगे पंजाब का जो यंगर जनरेशन है वो ज्यादातर किसानी में, कई लोग नहीं जाना चाहते हैं। कई युवा मुझे मिले, कहा हम इंग्लिश सीखकर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। देखिए, एक संकट है, एक राज्य का संकट है, खासकर कि पंजाब का, जो एक तरह से कृषि राज्य जाना जाता है और जिसमें बाकी कोई विकल्प नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन उतनी हुई नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है लोगों ने इसे अपने अस्तित्व से जोड़ा है, पंजाबी आइडेंटिटी से जोड़ा है, एक सिख आइडेंटिटी से जोड़ा है। अब आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल क्राइसिस, मुझे लगा कहीं ना कहीं कि विश्वास का अभाव है। जो वहां के किसान है वो समझते हैं कि ये जो कानून है ये कहीं ना कहीं कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बनाए गए हैं, और दूसरी तरफ सरकार ने मन बना लिया है कि ये जो आंदोलनकारी है ये कहीं ना कहीं वामपंथी गुणों से जुड़े हुए हैं, या ऐसी ताकतों से जो मोदी जी को कमजोर या सरकार को कमजोर करना। राजदीप जी, ये तो एक फैक्ट है, मुझे लगता है आंदोलनकारी किसान यूनियन है, उनमें आधे से ज्यादा लेफ्ट पार्टियों के अलग अलग समूहों से जुड़ी हुई हैं, चाहे दर्शन पॉल हो, चाहे हनान मोहना हो। इट्स अ फैक्ट। 1/3 आप कह सकते हैं। ओके, हाँ, नहीं 1/3 है ये, इससे हम दूर नहीं हट सकते। और एक जमाने में आप जानेंगे CPI भी एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी पंजाब में, अब वो भी कमजोर हुई है जी। लेकिन ये यूनियंस जो हैं उनकी अपनी एक पकड़ है, एक पहचान है। लेकिन इसे आप, मुझे नहीं लगता वामपंथी के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। कहीं ना कहीं जो निखिल ने कहा, ये अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। ये कहीं ना कहीं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात है कि हम एक कृषि राज्य है, हम किसान हैं, हम सिख, मुस्लिम, हिंदू, जट सिख, दलित, ये बाद में होते हैं, पहले हम किसान और मजदूर हैं। ये जो आइडेंटिटी का सवाल है ये उभर कर आया है इस बार। और एक डर है लोगों का, एक उनको मुझे लगता है एंजाइटी है, एक डर है कि कल क्या होगा, कि क्या हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदलेगी। हमारी एक लाइफस्टाइल 40-50 साल से चलती रही है, खासकर कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, हरी क्रांति के बाद, क्या वो बदलेगी? मुझे लगता है एक डर है कि कल क्या होगा। देखिए, सरकार, राजदीप जी, बार बार ये कह रही है, खुद नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रम फैलाया जा रहा है, कृषि मंत्री बार बार सामने आके कह रहे हैं कि हम किसानों से फिर बात करेंगे। आज जब हम नेता नगरी रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भी ये बातचीत चल रही है
कि हम बात करेंगे, नया प्रस्ताव भेजेंगे। आपने सरकार के अलग अलग नुमाइंदों से ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड बात की है। मुझे ऐसा लगता है कि अब बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार का यह स्टैंड है कि भाई जितनी रियायतें हम दे सकते थे, जो आपकी प्रमुख मांगे थी, जिनको हम अमेंडमेंट के रूप में प्रपोज कर सकते थे, चाहे वो एमएसपी को लेकर हो, चाहे मंडी के बाहर टैक्स की सिमिलरिटी को लेकर हो, या एसडीएम कोर्ट को लेकर हो, इन सब पर हम राजी हो गए हैं। इस बीच एक दफा एक किसान यूनियन से जुड़े व्यक्ति का ये बयान भी आया था कि गोल पोस्ट शिफ्ट हो रहे हैं। आपको लगता है कि बीजेपी ने अपनी पॉलिटिकल कैलकुलेशन कर ली है और मोदी सरकार ने भी, और इसीलिए अब वो कृषि मंत्री की चिट्ठी को घर घर पहुंचा रहे हैं, नेता मंत्री सांसद विधायक मीटिंग कर रहे हैं अपना पक्ष रखने के लिए? अब इससे ज्यादा रियायत नहीं हो सकती। बिल्कुल, देखिए क्या इससे ज्यादा रियायत नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इससे ज्यादा रियायत हुई तो पूरा कानून खत्म हो जाएगा एक तरह से। वैसे ही अगर आप देखें कुछ रियायतों को तो लगता है कि अब कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ साथ सब कॉन्ट्रैक्ट क्लॉजेस भी होंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार बिल्कुल एक तरह से तैयार है इन अमेंडमेंट्स को ले। बट एक बार ये अमेंडमेंट्स आ गए तो वो जो पूरा कानून का ढांचा था वो कितना कमजोर होगा, ये अविश्वास, फिर से जो मैं दोहराता हूं, ये अविश्वास बड़ा है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कई किसानों ने मुझे कहा मक्की का जो भाव है 1800 एमएसपी उसकी है, लेकिन बेची गई पिछले कुछ महीनों में 800, 900, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए में। अब जब जो आज की परिस्थिति है उसमें आपको करीब 50% कम भाव में मक्की बेचनी पड़ रही है, तो किसान सोच रहा है कि क्या कहीं ना कहीं ये साजिश है, कहीं ना कहीं कल अगर ये कानून आ जाए तो हमारी जो बार्गेनिंग पावर है वो और भी कम हो जाएगी, क्योंकि मंडी सिस्टम कोलैप्स हो जाएगी। फिर सरकार भले कुछ कहे, चिट्ठियां भेजे, कहे देखिए हम आपके भले के लिए कर रहे हैं, लोगों ने एक बार मन बना लिया ना किसान ने, ये मैंने देखा है, फिर वो हटता नहीं आसानी से। ये वो नॉर्मल नेगोशिएशन इसलिए नहीं है, बड़ी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ले रहे हैं किसान। बीजेपी की स्ट्रेटजी के बारे में आपका क्या सोचना है, जो उन्होंने भी अपना एक फंड, देखिए मोदी जी एक तरफ तो सिंबॉलिकली रीच आउट की कोशिश कर रहे हैं, कभी गुरुद्वारे जा रहे हैं, कभी पंजाबी में बुकलेट छपवा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो एग्रेसिव होकर अपना मैसेज भी पहुंचा रहे हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन बीजेपी स्टैंड? देखिए मुझे लगता है बीजेपी या इस सरकार को पंजाब का ट्यूटोरियल लेना पड़ेगा। आप वहां की राजनीति और वहां की जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है वो अलग है। कुछ हद तक हम इसे हरियाणा में भी देखते हैं और एक जमाने में पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखते थे जी। एक जमाने में पश्चिम, खास करके महेंद्र सिंह टिकैत के जमाने में, जहां एक तरह से जमीन से जो लगाव किसी व्यक्ति का होता है वो उसका अस्तित्व से जुड़ा होता है। तब आप कुछ भी करें, फिर आप चिट्ठियां भेजे, आप गुरुद्वारा चले जाए, आप बार बार उनको कहें कि हम तैयार हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने एक मन बनाकर आए कि ये जो कानून है वो काला कानून है। तो कहीं ना कहीं सरकार को कन्विंस करने के लिए और बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये स्ट्रेटेजी जो है ये चल नहीं रही है, ये इसने कोई स्थिति बदली नहीं है, क्योंकि सरकार ने कई रियायतें ऑफर की है, कई अमेंडमेंट्स ऑफर की है। इसके बावजूद आप देखेंगे कि किसान की पोजीशन जो की तो कोई पोजीशन में चेंज नहीं हुई है। एमएसपी इज द की। ये एमएसपी फैक्टर जो है ये लोगों के मन में बैठ गया है कि हमें अब एमएसपी चाहिए। उन्होंने, जैसे आपने कहा, गोल पोस्ट एक तरह से बदल दिए हैं। राजदीप जी, आप कई, जिनको हम बोलते हैं प्रो मार्केट इकोनॉमिस्ट, कई लोग उनको प्रो रिफॉर्म इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, ऐसे भी कई लोगों से बात हुई होगी जिनकी हम लगातार दलीलें पढ़ रहे हैं ऑपेड पेजेस पे और टीवी की प्राइम टाइम न्यूज़ में भी सुनते हैं, क्योंकि मैं टीवी देखता नहीं हूं, कि वो ऐसा कहते हैं कि जब तक आप बाजार खोलेंगे नहीं, तब जब तक प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे नहीं, तब तक जो खाद्य प्रसंस्करण, चाहे फूड प्रोसेसिंग हो चाहे कोल्ड स्टोरेज हो, वो व्यवस्था नहीं बन पाएगी। आपके हिसाब से ये जो तर्क हैं जो आप सुन रहे हैं वो कितने वजनी हैं? क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब आपको रिफॉर्म्स तो करने ही हैं, क्योंकि एक तरफ पंजाब का किसान नाराज है, लेकिन दूसरा सत्य यह भी है कि चाहे ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन की बात हो, चाहे यूरिया के इस्तेमाल की बात हो, चाहे उन्हीं क्रॉप्स को रिपीट करने की बात हो कि कुछ क्रॉप्स में हम भयानक सरप्लस हैं, वेस्टेज होती है बहुत ज्यादा, तो वो रिफॉर्म्स कैसे आएंगे? हाउ विल यू कन्विंस फार्मर्स that we have sufficient wheat, paddy and sugarcane, and probably this is the time that we shift our crop pattern? Like people in Marathwada, वो अभी भी गन्ना उगा रहे हैं
और वहां पर पानी की क्या स्थिति है, आप खुद महाराष्ट्र से आते हैं, आपको बखूबी पता है। तो इन जो प्रो रिफॉर्म लॉबी है, इकोनॉमिस्ट है, इनके हिसाब से क्या तरीका होना चाहिए कि हम किसानों को सुधारों के लिए कन्विंस करें, और ये जो बिल है, क्योंकि सरकार ने अब ये भी बयान दिया है कि अभी तो और सुधार होने हैं। देखिए, प्रो रिफॉर्म जो इकोनॉमिस्ट है वो सही दिशा में जो बात आप रख रहे हैं कि हमें एक तरह से गेहूं और चावल के फसल से अलग फसल की तरफ जाना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, कोल्ड स्टोरेज प्लांट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, किसान को ज्यादा चॉइस होना चाहिए, केवल एपीएमसी पर पूरा भरोसा ना करे, केवल अर्थियों पर भरोसा ना करें। ये अपनी जगह में ये सब बहुत अपनी जगह में अच्छा है। कई ये जो प्रो रिफॉर्म जो इकोनॉमिस्ट है दूध का उदाहरण देते हैं, जिस तरह से मिल्क कोऑपरेटिव मूवमेंट गुजरात में आगे बढ़ पाई, जिस तरह से महाराष्ट्र में आगे बढ़ पाई, ये सब उदाहरण देना है पेपर में जब देते हैं, बड़ी अच्छी बात है। सवाल ये है कि मैं फिर से दोहराता हूं, अविश्वास जो है, जब आज जो किसान को मैं ये बात कहता हूं, वो कहता है आप मुझे बताइए, मुझे मक्की का के भाव में एमएसपी 1800 प्रॉमिस किया गया था, 900 क्यों मिला? फिर उसका जवाब क्या देंगे? फिर वो प्रो मार्केट हो या जो भी हो, जब जो गारंटी है वो भी नहीं चल रही है, जैसे बार बार किसान आज कहते हैं, और इसके बारे में उनकी जानकारी है, ये जानिए। स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट, सरकार ने कहा था, मोदी जी जब 2014 में भी आए थे, हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करेंगे, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50% मिलेगा पूरी तरह से, पर वो हुआ नहीं है। हकीकत क्या है? देखिए, थियोरेटिकल लेवल पर जो हमारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि रिफॉर्म की जरूरत है, बिल्कुल सही है। इसमें दो सवाल है, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का जो जमीनी हकीकत है, और दूसरी बात जो है कि क्या हम ये सब रिफॉर्म एक साथ ला सकते हैं, एक झटके में ला सकते हैं, या लोगों को कन्विंस करने के बाद ही लाएं? ये बड़ा सवाल, और ये रिफॉर्म में हमेशा रहा है, आज ही नहीं, जितने भी रिफॉर्म हुए हैं। अब एक जमाने में जब मनमोहन सिंह जी ने इंडस्ट्रियल और ट्रेड रिफॉर्म किए थे, तब एक बॉम्बे क्लब बना था, इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने कहा हम इस कंपटीशन नहीं चाहते, हम खत्म हो जाएंगे। आप ये 91 के बजट की बात कर रहे हैं, बॉम्बे क्लब की? हाँ, 91 के बजट के बाद, और तब राहुल बजाज जैसे लोगों ने बॉम्बे क्लब कहकर कहा था हम ये फ्री मार्केट नहीं चाहते इस तरह से। आज उनकी तो चांदी है, उनका ग्रोथ कितना हुआ है 30 सालों में। अब किसानों के सामने आप ये कैसे रखेंगे कि देखिए, अगर आज आप ये रिफॉर्म मान लें, 15-20 साल से आपको फायदा होगा, वो आज का फायदा देखना चाहते हैं, वो नहीं। या फिर अगर उनको भविष्य के फायदे की बात करनी भी है, तो आपको ऐसे उदाहरण देने होंगे कि देखिए अमुक राज्य में ये स्कीम लागू हुई और वहां पर ये फायदा रहा। जब तक किसानों को वो दिखेगा नहीं, वो एतबार नहीं करेंगे। यू राइटली पॉइंटेड आउट कि भरोसे की बात है। राजदीप जी, मेरा अगला सवाल ये है कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, पंजाब का ही, किन्नू का। कई किसान जो है किन्नू के का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब उनका कहना है इस साल उनको वो पैसा ही नहीं मिला जो कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उन्हें मिलना था, क्योंकि प्राइवेट प्रोड्यूसर जो है वो कह रहा है इस साल में आपको वो पैसा नहीं दे सकता। उनका कहना है जो उनकी एक्सपीरियंस रही है। अब देखिए, कुछ लोगों की अच्छी एक्सपीरियंस रही है, कुछ लोगों की नहीं रही है। आलू की या गोभी की एक्सपीरियंस अच्छी नहीं रही है। बिहार की एक्सपीरियंस देखिए, जहां एपीएमसी डिसमेंटल एक तरह से हुआ, बिल्कुल वहां लोगों को उतना फायदा नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। तो मुझे लगता है प्रैक्टिकल जो आपका सवाल है, जब तक आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के उदाहरण लोगों के सामने नहीं रखेंगे, तब तक ये कमजोरी नजर आएगी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं, आज जब हम आपसे मुखातिब हैं, गुरुवार का दिन, नेता नगरी हम एक दिन पहले शूट कर रहे हैं ताकि हम मैरी क्रिसमस मना सकें, छुट्टी मना सकें। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, वायनाड से कांग्रेस के सांसद, और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, जो मेरे ख्याल से पार्टी हायरार्की में भी महासचिव ऊपर होंगे पूर्व अध्यक्ष से। आई एम नॉट फैमिलियर विद कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन। इन दोनों ने अपनी गिरफ्तारियां भी दी हैं। राजदीप, क्या आपको लगता है कि विपक्ष, प्रेसिडेंट से मिले हैं आज, प्रेसिडेंट से भी मिले हैं, कि विपक्ष क्योंकि किसानों ने तो कह दिया कि भाई पॉलिटिशियंस हमारे मंच से दूर रहो, वो इसको गैर राजनीतिक रखना चाहते हैं। आपको लगता है कि विपक्ष, संसद में तो देखिए बहस जिस तरीके से हो नहीं पाई, हमने खुद क्लिप्स देखी, उस दौरान भी इस चीज को नोटिस किया था कि कितनी जल्दबाजी में ये बिल पास हुआ। पहले ऑर्डिनेंस और उसके बाद बिना बहस के, कोई खास बहस नहीं, आए और नो हो गए। आपको लगता है कि विपक्ष
इस मोमेंटम को यूटिलाइज कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है? इसके पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्टोरल कंटेक्स्ट में? ये देखिए, मैं आपको सीधा उदाहरण देता हूं। कई जाट किसान जो है, गाजीपुर बॉर्डर में कई जाट किसान हैं। अब आपको मालूम है पिछले चुनाव में जाट एरिया में बीजेपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था। तो कई किसानों से मैंने कहा किसको वोट दिया आपने? तो उन्होंने कहा मोदी जी को दिया। मैंने कहा अब किसको देंगे? उन्होंने कहा सोचेंगे, लेकिन हम मोदी जी को वोट देंगे अगर हम हमारी बात मानेंगे। तो हमने उनसे पूछा आप विपक्ष को नहीं देंगे? उन्होंने कहा सोचेंगे, आरएलडी को दे सकते हैं, लोकदल जो अजीत सिंह जी की पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है जरूरी। तो मुझे लगता है ऐसा इस मौके का पूरी तरह से यह कहना कि विपक्ष को फायदा होगा, इस पर भी सवाल है। अब आप बात करते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की, जिन्होंने गिरफ्तारी दी। हाँ, ये जो है कि जरूर आज की राजनीति में अगर आप गिरफ्तारी दें तो एक आप ऑप्टिक्स तो कर पाते, एक तरह से टीवी पर जो आप नहीं देखते, ब्रेकिंग न्यूज तो बन जाती है उस समय के लिए। लेकिन क्या पूरी तरह से आप जनता पर असर, उस किसान पर असर अपने राजनीति का कर पाते हैं? इस पर बड़ा सवाल है। अभी तक पूरी तरह से विपक्ष इस मूवमेंट का मुझे नहीं लगता उस तरह से फायदा उठा पाया है। केवल ये कहना कि हम राष्ट्रपति के पास गए हैं या हम डिटेंशन के लिए तैयार हैं, उससे पूरी तरह से जो मुद्दे हैं, देखिए ये मुद्दों की लड़ाई है। एक जैसे मैंने कहा, ये किसान के अस्तित्व की लड़ाई है। ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरह की राजनीति करते हैं, उससे क्या पंजाबी जो किसान है वो इतना प्रभावित होगा? नहीं, मुझे अभी तक नहीं लगता। क्या उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान जो इस मूवमेंट से इस समय नहीं जुड़ा हुआ है, क्या वो प्रभावित होगा? जो छोटा किसान वहां का है, क्या दक्षिण का किसान? इस पर बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक तरह से दोहरापन कर रही है। वो भी बार बार कह रही थी रिफॉर्म की जरूरत है। शरद पवार, बिल्कुल, मैं आपसे यही कहने वाला था कि चाहे आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो देखिए, पंजाब का कांग्रेस का मैनिफेस्टो, यूपीए के दौरान का आप दौर देखिए, अभी बाजरा एमएसपी को लेकर राजस्थान में सब चीजें चल रही हैं। तो इसमें तो यह है कि जो विपक्ष में है वो अपने आप को किसानों की सब मांगों के साथ खड़ा कर देता है और सत्ता पक्ष में आते ही सुर बदल जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक बात है कि ये जो या तो सोशल मीडिया या लल्लन टॉप में नहीं जानता ये कहां ये प्रचार इतना चल रहा है कि ये जो जितने भी कानून है ये 2-3 खास उद्योगपति के लिए बनाए गए हैं। ये बार बार लोगों से सुनने में आता है, आम किसान से। मैं भी चौकन्य हो गया। मुझे लगा कि ये जो है, ये डिबेट जो चलते हैं टीवी में चलते हैं या कहीं ना कहीं राजनीति में चलते हैं, लेकिन ये लोगों के मन में ये बात बैठ गई है। तो यहां कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी जो लगातार प्रचार करते हैं उसका कुछ हद तक असर जरूर हुआ है, लेकिन क्या इसका राजनीतिक फायदा राहुल दूरगामी होगा, कांग्रेस को होगा? वो कहा नहीं। ये देखिए, किसी ने मुझे कहा कि अगर इतने दिन 30 दिन हो गए किसान बैठे हुए हैं, वाकई अगर कांग्रेस पार्टी से जुड़े होती इतने किसान एक साथ नहीं ला पाती। ये बीकेयू की ताकत है, ये वहां जमीन जो यूनियंस है उनकी ताकत है। ये कोई कांग्रेस के किसान नहीं है, ये जमीन से जुड़े हुए, यूनियन से जुड़े हुए किसान है। ये कड़क कलफ वाले कुर्ताधारियों का आंदोलन नहीं है, ये उन खद्दरधारियों का आंदोलन है जिन्हें खुरदुरे की आदत है, क्योंकि उन्हें पता है कि मिट्टी के खुरदुरेपन के साथ जब उनके हाथ रगड़ के खुरदुरे होते हैं तभी धरती छाती फोड़ के अपने हिस्से की फसलें, हमारा पोषण हम तक मुहैया कराती है। राजदीप जी, आप इस पूरी बातचीत में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। मैं आप दोनों को पूछ रहा हूँ, ये लाल कुर्ता जो आपने पहना ये क्या सेंटा क्लॉज की वजह से किया है कि क्या है? ये हमारे दफ्तर के एक आयोजन से जुड़ा हुआ कलर कोड है। और दूसरा मसला ये है कि ये दोनों रंग हम लोगों को बहुत सूट करते हैं। लाल रंग नौजवानी का, जवानी का, तीव्रता का रंग है और इस रंग पे हम ज्यादा ना फबें, इसलिए काले रंग का दिठौना लगा लेते हैं ताकि नजर ना लगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। निखिल, राजदीप ने तो अपने हिस्से की बात बता दी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मकर संक्रांति तक अब जिस तरीके से नए सिरे से अच्छा बातचीत पर आते हैं, अगर दोनों तरफ से जो बहुत हार्ड पोजीशन ले ली गई है कि तीनों बिल वापस करो तभी बात होगी, और दूसरों की बिल तो वापस नहीं होंगे,
आई एम जस्ट होपिंग कि नए साल में बहुत सारी चीज़ों के दुरुस्त होने की आदमी उम्मीद पालता है, दोनों तरफ से थोड़ा सा स्टैंड हो और बातचीत आगे बढ़े, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि किसान घेरे बैठे रहें, सरकार के स्तर पर भी और देश के स्तर पर भी। पर फिलहाल हम नेता नगरी को आगे बढ़ाते हैं इस उम्मीद के साथ कि गतिरोध दूर हो। नेता नगरी के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे हाल में हुए जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव की, और इस पर बात करने के लिए हमारे एक इन हाउस विशेषज्ञ हैं जो बचपन से कश्मीर की पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं और उनको कश्मीरी भी बोलनी आती है। ये मुझे यही पता चला जब वो वहां पहुंचे थे। वैसे एक चीज, हम आगे बढ़ गए लेकिन क्या मैं ऐड कर सकता हूँ जी प्लीज। किसानों वाले उस डिस्कशन, ये हम अब मैं भी चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो और उसके लिए दोनों तरफ से आउटरीच की ज़रूरत है। हम ये जब से मूवमेंट चल रहा है हमने देखा है कि इस पे फटीग का असर, जो मुझे भी लगता था, मैं गलत साबित होता हूँ यहाँ पे, कि वो उतना वैसे असर पड़ता दिखा नहीं। लंबे आंदोलन की तैयारी और तो, जो गांधी जी कहा करते थे कि लंबे आंदोलन में सबसे जरूरी चीज ये है कि रचनात्मकता रहे ताकि वो मंद ना हो, तो वो तो नजर आ रही है फिलहाल। ये है। फिर दूसरा हमने देखा है कि सरकार ने जिस तरह से एंगेज करने की कोशिश की है वो डिजायर्ड रिजल्ट लेके नहीं आया है। जो सिंबॉलिक एंगेजमेंट है, ट्रबल शूटर्स उनके उन्होंने लगाया। पीयूष गोयल वहां जाते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर उनकी मिनिस्ट्री है, बाकी एजेंसीज हैं, फिर बाय फोर्स उन्होंने उनको हैंडल करके देखा, वैसे भी नहीं। अभी तक के इस सरकार ने अपना न्यूक्लियर बटन नहीं दबाया है। जो उनके पास ऐसा व्यक्ति है जो टीवी पे आता है और अगले दिन बंद होता है। जनता कर्फ्यू था और पूरी कंट्री में था, निर्विवाद रूप से था, बहुत छोटे एक्सेप्शंस आपको मिलते हैं। तो नरेंद्र मोदी किसान नेताओं को बुलाएं, आमने सामने बात करें। अभी क्या हो रहा है, अभी उनकी राजधानी के पास, उनके घर से बहुत पास में ये मूवमेंट हो रहा है, लेकिन वो गुजरात जा रहे हैं, वो रकबगंज जा रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो अपना कैपिटल है विद पीपल, ठीक है, अनमीडिएटेड जो उनकी सेलिब्रिटी स्टेटस है पॉलिटिक्स में भारत। किसानों ने भी कहा, राजदीप जिक्र कर रहे थे कि साहब मान लेते हैं तो हम तो इन्हीं के साथ रहेंगे। तो हम बिल्कुल ये मतलब उम्मीद करेंगे कि अगर उस लेवल पे इंटरवेंशन की जरूरत है और सीधे इंटरवेंशन की जरूरत है तो उस सिंबोलिज्म से नरेंद्र मोदी आगे बढ़े और उस डर को ये सरकार छोड़े कि कहीं इनको मना कर दिया तो हमारी थुथु हो जाएगी। अरे आप भाई साहब, आप देश के मुखिया हैं, निर्वाचित प्रमुख है ना? मुझे वही लगा कि आपके घर के कुछ लोग हैं जो आपसे नाराज हैं, आपने कुछ फैसले लिए, बात कर लीजिए, आगे बढ़ के बात करिए, तो बात आगे तो बढ़ेगी। और ना भी बढ़े तो इससे आपके बड़प्पन में कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अब आप किसानों से बात करिए, उनको अपने पास बुलाइए, बिठाइए, उनकी चिंताएं सुनिए और देखिए कि आप उनका क्या समाधान कर सकते हैं। मुखिया मुख सोचाइए, खान पान को एक। अब चलें दूसरे मुद्दे की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथी सुरेश। उनके गालों पर आपको जो कश्मीर की लाली है, जाफरान का रंग है, वो भी नजर आए तो कोई गुरेज नहीं। पूछिए निखिल जी, दो नौजवान लोग आपस में संवाद करें, हम श्रोता की भूमिका में रहेंगे। अच्छा सुरेश, डीडीसी इलेक्शंस के साथ में हमने ये एक कोशिश देखी जो एस्टैब्लिशमेंट है उसकी, कि वो नैरेटिव को अब थोड़ा देहात की तरफ ले जाना चाहता है। इससे पहले ये हो रहा था कि जब कश्मीर की बात होती थी तो हम ज्यादातर अर्बन सेंटर्स की बात कर रहे थे, डाउनटाउन कश्मीर, डाउनटाउन श्रीनगर हो गया, या फिर जो उसके बाकी थोड़े बड़े शहर है जहां पे हमको ज्यादा सीरियस प्रोटेस्ट मिलते हैं। सौरभ, तो क्या वो चीज आपको ग्राउंड पे एक्शन में दिखी? क्या बीजेपी का जो कैंपेन था वो वाकई देहात में गया, जहां पे जैसा कि वो कहते हैं कि बिल्कुल विकास नहीं किया उनसे पहले किसी ने? जी, वो तमाम सारी चीजें मैं उस पर बात करूंगा। पहले तो जो नैरेटिव हमारे सामने आता है, जो मीडिया में जिस तरह की रिपोर्टिंग होती थी, तो हमें मेनली वही चीजें दिखती हैं। श्रीनगर दिखता है, पुलवामा दिखता है, शोपियां दिखता है, या कोई शहर दिखता है। तो ये मेरे लिए भी पहली बार अनुभव था कि मैं शहरों में भी गया, मैं गाँव में भी गया, और वहां मैंने चीजें समझने की कोशिश की। आपको फर्क सीधा सीधा मालूम चल जाएगा, आपको साफ फर्क मालूम चल जाएगा कि गांव के लोग क्या चाहते हैं, शहर के लोग क्या चाहते हैं, टाउन वाले क्या चाहते हैं, उनकी प्रायोरिटीज क्या है। वो सोशियो इकोनॉमिक जब आप पढ़ते हैं वहां की, तो आपको मालूम चल जाएगा कि कुछ सर्टेन नैरेटिव्स ही हमारे पास आ रहे हैं। असल में चीजें थोड़ी अलग हैं, थोड़ी नहीं मैं कहूंगा बहुत अलग हैं चीजें। मैं इलेक्शन की इस पूरी प्रोसेस पे मैं आता हूँ। जब आर्टिकल हटाया गया, 370 हटाया गया 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद से बहुत दिनों तक तो हमारे पास खबरें आती नहीं थी। कश्मीर की ज्यादातर खबरें नहीं आती थी क्योंकि इंटरनेट बंद था, फोन्स भी कुछ दिन बंद रखे गए थे। तो एक सेंस ऑफ सीज था वहां के लोगों में। और जब चीजें नॉर्मल हुई, लॉ एंड ऑर्डर नॉर्मल हुआ, तो सबसे पहले जरूरी ये था कि वहां के लोगों में एक तरह से पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का वो सेंस वापस लाया जाए। तो फिर बात आती है डेमोक्रेटिक प्रोसेस की, इलेक्शन शुरू करने की बात आती है। अब इलेक्शन में भी इलेक्शन किस तरह का, क्योंकि एमपीज का इलेक्शन हो चुका है, असेंबली का इलेक्शन आप अभी करवा नहीं सकते, सरपंच का इलेक्शन हो चुका था,
डीडीसी का वहां पर ऐसा कोई प्रावधान पहले से नहीं था। और अगर ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हिस्सा लेना, उनके तक पहुंचाना है, तो इस तरह की प्रोसेस शुरू करनी थी जिसमें लोग खुद को इन्वॉल्व माने, उनको ऐसे नहीं लगे कि हमें एक तरह से चीज है यहाँ पर, वो उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का खुद को हिस्सा माने। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि जो देश के बाकी हिस्सों में जो चुनाव होते हैं उससे हमें कश्मीर के इस चुनाव को थोड़ा अलग देखना चाहिए, क्योंकि 370 हटाने के बाद, स्टेटहुड खत्म करने के बाद और जम्मू एंड कश्मीर के 2 हिस्से करने के बाद ये चुनाव हो रहा था। अब मैं चुनाव में लगभग मैं 10 माह चुनाव में रहा, और जो चीजें मैंने देखी मैं उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। पहले मुझे ये लग रहा था कि शायद लोग उस तरह से पार्टिसिपेट इस चुनाव में नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि वहां की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज थी वो भी कह रही थी कि 370 को लेकर लोगों में बहुत नाराजगी है, कई तरह की चीजें हैं। पर पहली बार मुझे, क्योंकि मैं वीएलए से भी देखता रहा हूँ कश्मीर के, लेकिन पहली बार मुझे दिखा कि वहां लोग बहुत ही इन्वॉल्व होकर एकदम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मैं रैलीज में भी गया। मैं आपको थोड़ा सा अंतर बताने की कोशिश करूंगा। 2019 में लगभग 15 मार्च था शायद, 15 मार्च 2019 को इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे एक फोटो छपती है जिसमें कुछ रैली में, बीजेपी की रैली थी, उसमें कुछ लड़के बैठे थे और वो अपना चेहरा छिपा रहे थे। उस फोटो का कैप्शन भी मुझे याद है, हाइड एंड सीक। तो पहले जो बीजेपी की रैली में भी जो लोग आते थे वो अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करते थे, कई सारे बाइकआउट के कॉल्स होते थे, लोग उस तरह से खुलकर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाते थे। इस बार मैंने बीजेपी की रैली में गया और जिस तरह से देश के किसी और हिस्से में बीजेपी की रैली में जिस तरह का जोशो खरोश है, नारेबाजी दिखती है, तो वो चीजें दिखी। इस बार बाइकआउट का कोई कॉल नहीं हुआ। अगर कोई इलेक्शन में या वोटिंग में हिस्सा नहीं लेने आया तो वो अपनी मर्जी से आया, किस तरह का कोई पॉलिटिकल प्रेशर या फिर हुर्रियत का कोई दबाव या वो सारी चीजें मुझे नहीं दिखी। सुरेश, आप ये जो सब बातें बता रहे हैं ये काफी दुरुस्त हैं, और इसलिए भी मुझे एक व्यूअर के तौर पर, अगर मैं ईमानदारी से कहूं, अपार्ट फ्रॉम बीइंग योर कलीग, दुरुस्त लग रहे हैं, क्योंकि आप जमीन पर जाकर और लोगों से बात कर, और ये लोग सिर्फ श्रीनगर के या डल लेक के इर्द गिर्द के या कुछ और जगहों के लोग नहीं हैं, जो इंटीरियर के लोग हैं, चाहे कुपवाड़ा हो, चाहे पुलवामा हो, दूसरे इलाके हों। मैं ये जानना चाहता हूं, निखिल, मैं आपसे भी चर्चा कर रहा था इस पर, कि कश्मीर में एलजी या गवर्नर के लेके जो अपॉइंटमेंट होते रहे हैं, कि अक्सर वहां पर या तो ब्यूरोक्रेट्स को भेजा जाता रहा है या फिर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स को। कभी कभार ऐसा होता है कि इस तरह की पॉलिटिकल क्राइसिस को सुलझाने के लिए जो गवर्नर भेजा जाए वो पॉलिटिकल आदमी हो। जैसे याद करिए 1985 में आपके स्टेट एमपी के निर्वाचित मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह चुनाव जीतते हैं, शपथ लेते हैं, अगले दिन इस्तीफा देते हैं और पंजाब जाते हैं। उसी तरीके से आप देखिए कि मनोज सिन्हा को एलजी बना के भेजा जाता है। मुझे लगता है कि जब आप किसी समस्या का पॉलिटिकल सॉल्यूशन खोजते हैं तब आप इस तरह के मूव लेते हैं। इट्स अ गुड मूव। देखिए, बहुत व्यवहारिक तौर पर आप देखें, जब कोई ब्यूरोक्रेट एलजी या गवर्नर बना हुआ है तो ब्यूरोक्रेट के अपने एक प्रोटोकॉल रहे जिनका वो आदी रहा है। ही इज नॉट पीपल्स पर्सन, है ना, उसका स्ट्रक्चर वैसा है। सेम थिंग अप्लाइज ऑन आर्मी ऑफिसर्स रिटायर्ड। लेकिन जो एक पॉलिटिशियन है जो सुबह से लेकर रात तक मिलता है, हम अपने घर पर मित्रों से बात कर रहे थे तो हमारी पत्नी ने कहा आपको बहुत इस तरह के फोन आते रहते हैं, साहब यहाँ ये दिक्कत, वहाँ ये दिक्कत। तो मैंने कहा ये तो गनीमत है, मैं पत्रकार हूँ तो इतने कम आते हैं, आप नेताओं की सोचिए, वो सुबह 6 बजे दफ्तर बैठे हैं और रात के 12 बजे तक तो उनको यही कॉल आते रहते हैं कि साहब हमारा लाइसेंस नहीं बना, साहब हमें फलानी जगह परेशान कर रहे हैं, हमारी खसरा खतौनी में ये दिक्कत, तहसील में ये दिक्कत, एसडीएम में ये दिक्कत, थाने में ये दिक्कत, ट्रांसफर करवा दो, पोस्टिंग करवा दो, छुट्टी दिलवा दो, झगड़ा हो गया, पंचायत करवा दो, सुबह से रात तक। सो पॉलिटिशियंस बाय ट्रेनिंग आर पीपल्स पर्सन। तो अगर एक कोई पॉलिटिकल फेलो वहां पर जाता है तो जब अलग अलग पॉलिटिकल एलिमेंट्स उनको अप्रोच करते हैं सो दे फील मोर कंफर्टेबल। और आई एम श्योर मैंडेट भी उस तरह का दिया गया हो, क्योंकि कौन जीता कौन हारा, कौन जम्मू की पार्टी कौन कश्मीर की पार्टी, ज्यूरी इज आउट। लेकिन कश्मीर में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हुआ है, बिल्कुल हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन स्टेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए, हर तरह से, कि शुरू हुआ 40-50% आए, कहीं 5% आए, 10% आए, लेकिन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कितना बड़ा रिस्क रहता है। और पार्टिसिपेशन, जैसा सुरेश ने कहा, जो आप बात कह रहे थे सौरभ, उसी से जुड़ती हुई बात है। वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता वो कट द क्लटर करते हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ, काफ़ी कुछ सीखने को होता है मेरे जैसे यंग लोगों के लिए उसमें। तो उन्होंने उनका एक वॉक द टॉक को वो कोट करते हैं अपने 7 अगस्त 2020 के कट द क्लटर में। वो कहते हैं सैफुद्दीन सोज से उनकी बात हो रही थी, तो सैफुद्दीन सोज से वो पूछते हैं आपको क्या लगता है प्रॉब्लम क्या है, और सैफुद्दीन सोज बताते हैं कि आप लोगों ने
जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने अब तक के हमको एजेंसी वाले हाथ से डील किया है हमेशा। मतलब हमेशा आपकी एजेंसीज आउट, मतलब या तो आप स्पाइस भेजेंगे या तो स्पूक्स, आईबी, आर्मी, और वहां आप श्रीनगर में यूनिफाइड अभी तो आ रहे हैं, सुरेश जी ये बताएंगे अगर इनकी मुलाकात हुई होगी तो। श्रीनगर में मतलब जो सीएमओ है उससे ज्यादा वहां जो सेक्रेटेरिएट है वो मजबूत होता है जहां बैठता है यूनिफाइड कमांड। और यूनिफाइड कमांड में आपकी खुफिया एजेंसीज होती हैं, उसमें आर्मी के लोग जाते हैं, उसमें बीएसएफ के लोग आते हैं, तो और उसी को वो प्रॉब्लम की तरह लोकेट करते हैं। और वो इसीलिए जब मनोज सिन्हा आते हैं तब उसको काफी उम्मीद की नजर से देखा जाता है कि ये सिर्फ बीजेपी की स्ट्रैटेजी की तरह नहीं लेना चाहिए हमको। जो इंडियन स्टेट ने जो परंपरा रही है अभी तक के, कि हमने जब हमें ऐसा लगा है कि ये प्रॉब्लम पॉलिटिकली एड्रेस हो सकती है तब हम वहां पे पॉलिटिशियंस भेजते हैं। और इसीलिए, और मनोज सिन्हा का जाना इसीलिए बड़ा वेलकम चेंज है। और मनोज सिन्हा आप देखिए, वो जिस भी पार्टी से आते हैं उसको उनको लेकर के क्या इमेज है, लेकिन जब वो जाते हैं उन्हें एक फेक एनकाउंटर की खबर मिलती है, वो 3 किलोमीटर पैदल चलते हैं और घर पहुंच के सांत्वना देते हैं, जूते उतार के मोजे में, वो तस्वीर आपको देखनी चाहिए। तो उस तरह का आउटरीच दिस शोज द सेंसिटिविटी। भाई मैंने कहा ना, आप बाय ट्रेनिंग। और दूसरी चीज निखिल, मैं ये भी कहूंगा कि ये नरेंद्र मोदी की तरफ से उनको पॉलिटिकल मैंडेट भी दिया गया होगा। ही कांट एक्ट ऑन हिज ओन। तो इसके लिए भी आपको केंद्र को वो क्रेडिट देना होगा कि दे आर लुकिंग फॉर अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन। और दूसरी चीज क्रेडिट देना होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को। मैं उमर अब्दुल्ला के पहले के इंटरव्यू पढ़ रहा था, ही वॉज वेरी डिसइल्यूजन कि साहब हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम लोगों से कहते थे कि ये हमारा स्टेट है ऐसा, और ऑल ऑफ अ सडन ये फैसला ले लिया गया, तो हाउ शुड वी रिस्पॉन्ड। बट द गुड सेंस प्रिवेल्ड और उन्होंने एक गुपकार अलायंस बनाया। अब वो पॉलिटिकल बयानबाजी, कोई उसे ज्ञान कह रहा है, कोई कह रहा है कि साहब फौज ये वो, लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। आप सोचिए कि अगर सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस वो चुनाव लड़ते तो उसके कोई मायने ज्यादा थे, मायने नहीं होते। और बाहर हमको क्या क्या सुनना पड़ता है हिंदुस्तान से बाहर कि भैया जो आपके स्पेशली वैली की जो पार्टीज हैं वो कहाँ। ये एक डेमोक्रेसी है और लोग अपने अपने हिसाब से पार्टियां बनाते हैं, अपनी अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, उसमें किसी को अछूत मानने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। अब मैंने जैसा पहले कहा था कि 2 नौजवान साथी हैं, वो कश्मीर पर चर्चा करें, मैं श्रोता की भूमिका में रहूंगा। ठीक है, श्रोता की भूमिका में आप रहिए। सुरेश, अब हम मैंडेट पे बात करना चाहते हैं। हमने जब हम मीडिया कवरेज देख रहे थे कश्मीर की और जम्मू की भी, हमें ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के अलावा कोई और पार्टी चुनाव लड़ नहीं रही है। जो गुपकार अलायंस था उसका कहना था, उन्होंने सरकार पर इल्ज़ाम लगाया कि आप हमको चुनाव लड़ने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था सिर्फ एक ही पार्टी चुनाव लड़ रही है। लेकिन अब हम नतीजों को देखते हैं तो जो पुरानी अंडरस्टैंडिंग थी जम्मू कश्मीर में पॉलिटिक्स की, वो बहुत ज़्यादा बदली हुई दिखती नहीं है। घाटी में गुपकार अलायंस जो कि पीडीपी, एनसी और दूसरी पार्टियां हैं वहाँ की, वही अच्छा करती हैं। जम्मू में जो पुराना स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है बीजेपी का, वो वहाँ पे अच्छा करते हैं। तो बहुत कुछ बदला है, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी बदला है। आप कैसे देखते हैं इन नतीजों को? देखिए, जब हम इलेक्शन में घूम रहे थे वहां पर वोटिंग काउंटिंग होने से पहले भी तो चीजें क्लियर थी। हमें साफ मालूम चल गया था कि बीजेपी का इतना दिख रहा है या गुपकार अलायंस का इतना दिख रहा है। मैं सारे वोटर्स को 3 हिस्सों में बांटना चाहूंगा। एक तो वो जिन्होंने वोट नहीं डाला, बड़ा फीसदी वो है, आधे से ज्यादा लोग। फिर आता है वो वोटर्स जिन्होंने गुपकार अलायंस को वोट किया, और फिर तीसरा जिन्होंने बाकी को वोट किया, जिनमें बीजेपी और इंडिपेंडेंट्स हैं। अगर आप मोटा जी इंडिपेंडेंट पे है। और निखिल जी, मेरे ख्याल से आप पहली बार शायद आपको कोई ऐसा पुराना इलेक्शन नहीं मिलेगा जिसमें इंडिपेंडेंट्स को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। लार्जेस्ट पार्टी से भी ज्यादा वोट इंडिपेंडेंट्स को यहाँ पर मिले हैं। और पीडीपी जो पार्टी है उससे भी ज्यादा जी उतनी सीट्स मिली हैं। और अगर वोटिंग टोटल वोट्स की बात करें तो करीब करीब उनको 8 लाख वोट मिले हैं, 8 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। तो लार्जेस्ट पार्टी है बीजेपी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, उससे भी ज्यादा वोट इंडिपेंडेंट्स को मिले हैं। अब बात यह है कि इनको हम किस तरह डिकोड करना चाहिए हमें। जो गुपकार अलायंस था उनका कोर डिमांड था कि हम 370 के इश्यू पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी कह रही थी कि जी 370 हटाने से जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं, हम डेवलपमेंट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इनका साफ समझ में आ रहा था। अब ये बात बिल्कुल सही है कि 370 हटाने से, जो हमने ग्राउंड पे घुमा, लोगों से बातचीत की, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि 370 हटाने से लोगों में नाराजगी है। उनको लगता है कि हमारी एक पहचान थी या हमारा एक स्पेशल स्टेटस था जो खत्म कर दिया, तो वो हमें बिना पूछे किया गया, उसके लेकर नाराजगी है। अगर बीजेपी ये कहती है कि लोग इससे खुश हैं, तो ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। इतने ये क्लियर बात ऐसा नहीं है। मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें नहीं देख सकते। जो ग्रे एरिया है, मैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन जब आप लोगों से मिलते हैं, लोगों से पूछते हैं कि इस इलेक्शन में जो उम्मीदवार जीत रहे हैं उनसे आपको क्या उम्मीद है, तो वो ये नहीं कहेंगे कि हमें 370 बहाल करनी है इसलिए हम वोट कर रहे हैं। वो उनके मुद्दे भी वही हैं जो देश के किसी और हिस्से में होते हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य।
370 लास्ट में होता है, और फिर वो कहते हैं कि अगर ये चीजें, अगर 370 हटाने के बाद भी हमें अगर घर, बिजली, पानी, सड़क ये सब मिल जाता है, तो हमें 370 की जरूरत महसूस नहीं होगी। तो एक चीज तो ये है। दूसरी बात ये है कि 370 जितना बड़ा ये जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने जितना बड़ा इसको इश्यू बनाया है कि जी कश्मीर के सारे 370 ही चाहते हैं, अगर ऐसा होता तो इन पार्टीज को, जो एजीडी अलायंस है, गुप्कार अलायंस है, उसको बहुत बड़ी तादाद में वोटिंग होनी चाहिए थी। लेकिन उससे आप देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे कि इंडिपेंडेंट्स को ज्यादा वोट मिला है, वो ज्यादा सीट उनकी पीडीपी से, इनफैक्ट सबसे ज्यादा वोकल तो पीडीपी की महबूबा मुफ्ती रही है 370 को लेकर। 14 महीने वो जेल में भी रहे हैं, उसके बाद भी उन्होंने कई सारे स्टेटमेंट्स दिए थे, इलेक्शन लड़ने तक भी एक बार इलेक्टेड थी, लेकिन उसके बावजूद उनकी सीट्स कितनी आती हैं? 27, उससे ज्यादा सीट्स इंडिपेंडेंट्स की आती हैं। इससे हमें किस तरह पढ़ना चाहिए? इसको इस तरह से देखना चाहिए कि जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको लेकर लोगों में भरोसा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भरोसा नहीं है, उनको है भरोसा, लेकिन इन पार्टी से उनको भरोसा नहीं है। इसलिए मैं देख सकता हूँ कि इंडिपेंडेंट्स ज्यादा तादाद में जीते हैं। और जब हम लोगों के बीच जाते थे, तब हमें लोग भी यही बताते थे कि यार अब हमारे बीच से कोई जो है चुनाव में खड़ा हो रहा है, हमारे बीच से कोई जो है जाकर आगे जीतेगा, तो वो पॉलिसी डिसाइड कर सकता है हमारे लिए काम कर सकता है। पहले उनको ये लगता था कि यार ये तो कुछ पार्टीज के लोग हैं जो अपना घर भरते हैं, बहुत सारी चीजें थी। तो ये बदलाव भी आप उसमें देख सकते हैं। पर अगर आप एक लाइन में ये पूछेंगे कि ये जो चुनाव का नतीजा है वो 370 पर वर्डिक्ट है, तो मैं कहूंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं। सुरेश, अब मैं वो सवाल पूछना चाहता हूँ जो दिल्ली वालों का मतलब स्टैंडर्ड सवाल होता है जब वो कश्मीर घूमना चाहते हैं। वो कहते हैं कश्मीर का माहौल कैसा है। ये मैं किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ? पोस्ट 370 लगातार कहा गया कि कश्मीर को आपने एक तरह से घेरेबंदी कर दी है, सीज वहाँ पे है, और उसको आपने एक प्रेशर कुकर की तरह बंद कर दिया है जो कि कभी फटेगा। आप अभी कश्मीर रहकर आए हैं, आपने वहाँ के देहात का भी दौरा किया, आपको क्या लगा वहाँ कितना प्रेशर है और लोग उस प्रेशर को महसूस कर रहे हैं क्या? जी, बिल्कुल मैं बात करूंगा उस पर भी, क्योंकि जब हम कश्मीर में गए थे तो हमारे सामने भी यही चीजें थी। मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद उसको उस तरह से प्रेशर कुकर की तरह उसको काम कर, या सिक्योरिटी फोर्सेस के दम पर उसको रोक कर रखा गया है कि लोग बाहर आएंगे तो बहुत ज्यादा अरेस्ट होगा। पर मैं आपको कह सकता हूँ कि जब हम श्रीनगर पहुंचे और उसके बाद अलग अलग इलाकों में गए, मैं सौभाग्यशाली रहा कि मैं नॉर्थ कश्मीर में भी गया, मैं सेंट्रल कश्मीर के भी इलाकों में गया, मैं साउथ कश्मीर में गया, गाँव में भी गया, टाउन छोटे में टाउन में गया, शहरों में तो मैं श्रीनगर में तो रहा ही था। आपको श्रीनगर में पूरा बिल्कुल ऐसा नॉर्मल दिखेगा जैसे आपको दिल्ली का कोई शहर है, जयपुर है या कोई और शहर है, बिल्कुल वैसे दिखेगा। लोग अपना रोजमर्रा के काम कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, उनके कोर्सेज वाले दिखेंगे कहीं कहीं, लेकिन उस तरह से नहीं है, लॉकडाउन जैसा है वहाँ नहीं है। इनफैक्ट मैं डाउनटाउन भी गया, जो डाउनटाउन तो आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा वहाँ पर वो एक तरह से पत्थरबाजी की शाला है या मिलिटेंसी वहाँ शुरुआत, तो वहां पर भी चीजें, एक दिन मुझे पत्थरबाजी वहां दिखी, लेकिन जनरली वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है। अब चीजें बिल्कुल खुली हुई हैं, लोग सब तो निकले हुए हैं, सड़कों पर देखते हैं सारे अब बात आती है कि क्या वो रिएक्ट करेंगे। तो आप अगर छोटे गाँव में जाएंगे या टाउन्स में जाएंगे तो वहां पर लोगों के लिए उतना बड़ा मसला नहीं है, उनको डेवलपमेंट चाहिए, चीजें उनके लिए लास्ट इशू है शायद। लेकिन कश्मीर में आते हैं और कश्मीर फिर सॉरी श्रीनगर में जब आप आते हैं और श्रीनगर में अलग अलग से बात करते हैं, आप एक टैक्सी वाले से बात करते हैं, दुकान वाले से बात करते हैं, कोई नौकरी कर रहा है उससे बात करते हैं, या कोई थोड़ा सा भी मतलब जिस वहाँ पैसे वाला है, कारोबारी है, उससे बात करते हैं। कई तरह की चीजें आपको मिलती हैं और वहां पर ये मिलता है कि अभी लोग साइलेंट हैं, लोग प्रोटेस्ट करेंगे, कभी ना कभी प्रोटेस्ट होगा और लोग बहुत गुस्से में हैं, बहुत कुछ कहना है उनको, लेकिन अभी लोग साइलेंट हैं और वो साइलेंस है, वो कभी भी गुस्सा फूट सकता है और वो चीजें खराब हो सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जो पॉलिटिकल फ्रीडम की बात कहा जाता है और एक डेवलपमेंट की बात है, मैं ये तो नहीं मानता कि डेवलपमेंट पॉलिटिकल फ्रीडम का एक सब्स्टिट्यूट पूरी तरह से हो सकता है, और ये चीजें उनको एतमाद जो है वो दिया जा सकता है, भरोसे में लाया जा सकता है। अगर चीजें अगर बेहतर होंगी, अगर पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ठीक होगा, अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस वगैरह वहाँ की ठीक होगी, तो मेरे ख्याल से वो रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा जैसे उनकी। जिन इलाकों में मैं स्टोन पेल्टिंग पहले बहुत ज्यादा होती थी, मैं उन इलाकों में गया, वहां भी मैंने लोगों से बात की, तो स्टोन पेल्टिंग वाकई वहाँ कश्मीर में अब खत्म हो गई है। स्टोन पेल्टिंग बहुत कम, रेयर कोई केसेस होते हैं। जहाँ पहले हर हफ्ते स्टोन पेल्टिंग होती थी, वहां आपको 6 महीने पहले या 8 महीने पहले, साल भर पहले स्टोन पेल्टिंग हुई होगी, ऐसा लोग याद करते हैं कि चीजें बहुत सुधर गई हैं स्टोन पेल्टिंग की। अब बात आती है कि स्टोन पेल्टिंग हुआ क्यों है, क्या 370 की वजह से हुआ या कोई और फैक्टर इसके पीछे है? तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि स्टोन पेल्टर्स जो है वो एक ग्रुप है। हर आदमी उस ग्रुप में, कोई भी लड़का है, कोई 22 साल का लड़का है, कोई 25 साल का लड़का है, कोई 18 साल का लड़का है, वो एक एक घर से निकल कर आते हैं, फिर एक ग्रुप बनता है। अब बात यह आती है कि क्या उनके परिवार वाले उनको कहते हैं कि आप जाके पत्थरबाजी करिए? बिल्कुल नहीं। कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसका बेटा जाके स्टोन पेल्टिंग करे। जनरली मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक दो केसेस से आपको बहुत एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा।
कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा जाकर पत्थरबाजी करे, क्योंकि वहां पे पैलेट गन्स चलती हैं और भी सिक्योरिटी फोर्सेस के रिटेलिएशन होता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी आते हैं, अब एक दूसरा नैरेटिव ये आता है कि क्या पैसे देकर ऐसा कराया जाता है। तो मैं कहूंगा कि आप पूरे जो स्टोन पेल्टर्स दो हिस्सों में बांट लीजिए, 50-50%। आप माने कि आधे लोग ऐसे हैं जो पैसे के दम पर वहां पर आते हैं, और आधे लोग ये होंगे कि जिसमें जज्बा है, मतलब जिहाद, वो तमाम सारी चीजें मेंटालिटी, तो उस वजह से आ रहे होंगे। अब स्टोन पेंटिंग का जो वो 5 अगस्त थोड़े से पहले ही बंद हो गया था, थोड़ा कम हो गया था। आपको एक घटना याद होगी, फरवरी 2019 जमाते इस्लामी कश्मीर जो है उस पर बैन लगाया था सरकार ने, 5 साल उसको बैन कर दिया था। उसका एक बड़ा रोल उसमें पत्थरबाजी में माना जाता था कि मोबिलाइजेशन वो लोग करते हैं, फंडिंग भी वो लोग इकट्ठा करके जो है स्टोन पेल्टिंग काटते हैं। तो वहां के बाद से चीजें जो है थोड़ी सी कम हो गई है स्टोन पेल्टिंग, और 5 अगस्त 2019 के बाद चीजें बहुत सुधर गई हैं। स्टोन पेल्टिंग अब बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसकी वजह आप ये मान सकते हैं कि एक तो ये जो उन्होंने जमात इस्लामी कश्मीर पर बैन किया, तो जो उनके लीडर्स भी बहुत सारे, उनको भी जो है उन्होंने जेलों में डाल दिया। तो एक तो मोबिलाइजेशन नहीं होता, दूसरी बात अब जो है गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो गई है। पहले क्या होता था कि स्टोन पेल्टिंग में पुलिस ने किसी को पकड़ लिया, 2-4 लोगों को पकड़ लिया, थाने में उसको बंद कर दिया, 2-4 दिन बाद जो है कहने पर किसी केस वापस हो दिया। अब ऐसा नहीं होता है। स्टोन पेल्टर्स को या किसी उनके लीडर्स को पकड़ा जाता है तो उनका पीएस लगा देते हैं, और उनको कश्मीर की जेल में नहीं, बाहर के इलाकों में भेज देते हैं। जैसे उनको आगरा की जेल में रखेंगे, उनको इलाहाबाद की जेल में रखेंगे, या फिर उनको। तो ये चीजें, ये 2 फैक्टर मुझे नजर आए जिसकी वजह से स्टोन पेल्टिंग वहां पर अब कम होती है। कश्मीर सिर्फ पत्थरबाज नहीं है, कश्मीर सिर्फ वो 200 टेररिस्ट नहीं है। अभी तक जो हमारा नैरेटिव रहा है, कश्मीर की चीजें उन्हीं के आसपास घूम रही हैं। कश्मीर के उस गांव में हम गए जहां पर जो एक दलित है, जो उसने बताया कि शेख उनको कहते हैं, वो मोची है, जूते बनाने का काम करता है। उसको जो उसके साथ जो छुआछूत होता है, उसको जो धक्करों से भगा दिया जाता है, उसने खुद मुझे बताया, कहानी बताई वहां के लोगों ने। वो चीजें हमने कभी देखी नहीं थी कश्मीर की। वो चीजें मतलब हम सोच ही नहीं सकते कि कश्मीर में ऐसा होता होगा। कश्मीर के उस घर में हम गए जहां पर एक घर में 10x10 का घर था, उसमें 6-7 लोग या 8 लोग जो है परिवार के पूरे, उनको सोना पड़ता है क्योंकि उनके पास रहने की जगह नहीं है। कश्मीर के उन परिवारों से मिले जिनका बच्चा इसलिए मर जाता है क्योंकि वहां पर अनहाइजेनिक कंडीशन है, सांस लेने के लिए जगह नहीं है। कश्मीर के उन लोगों से भी हम मिले जिनके पास वो दशकों से, सदियों से वहां रह रहे हैं, उनके पुरखे वहां रह रहे हैं, लेकिन अब भी उनके पास अपने रहने का घर नहीं है, अपने रहने की जमीन नहीं है। तो ये चीजें हमें कश्मीर की नहीं दिखती है, और मुझे लगता है कि हम सिर्फ जो है इसी चीज से एंगेज रखते हैं खुद को, पत्थरबाजी। अब बारी है नेता नगरी के अगले सेगमेंट की, जिसका नाम है जवाबदेही। आप दर्शक सवाल पूछते हैं, हम अपने हिस्से के जवाब देते हैं। निखिल, पहला सवाल ओमकार के आर कुदाचे का है। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन पीके's ट्वीट ओवर बीजेपी परफॉर्मेंस इन बंगाल? मतलब मेरे लिए भी वो सवाल की तरह ही है सौरभ। मैं चाहता हूं कि मतलब उसमें उस ट्वीट को एक कॉन्टेक्स्ट मिले, हम उनके उस कॉन्फिडेंस की वजह समझना चाहते हैं। आपके सूत्र क्या बताते हैं? पहली चीज तो प्रशांत किशोर के इस ट्वीट को लेकर कई लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहा। एक कंफ्यूजन ये रहा कि दहाई मतलब क्या, तो वो 10 से लेकर 99 तक होता है। प्रशांत किशोर का ये कहना है कि वो ये कह रहे थे कि बीजेपी 100 पार नहीं कर पाएगी। पिछली बार बीजेपी की 3 सीटें थी, लेकिन लोकसभा में ही वो 18 पे पहुंच चुके हैं 40% से ज्यादा की वोट के साथ। और दूसरा, उन्होंने ट्विटर छोड़ने की बात नहीं कही, उन्होंने ये कही कि मैं पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का काम छोड़ दूंगा, जो वो फिलहाल ममता बनर्जी के लिए भी कर रहे हैं और स्टालिन के लिए भी कर रहे हैं। वो प्रोफेशनली वही काम उनकी कंपनी जो है आईपैक वो करती है। मुझे लगता है कि ये 3 लेयर में मैसेज है। इसका पहला केंद्र है जो दिल्ली की मीडिया है। प्रशांत किशोर और टीएमसी के लोगों को यह शिकायत है कि जैसे ही बीजेपी का कोई नेता दिल्ली से बंगाल आता है, चाहे वो नड्डा हो, चाहे वो अमित शाह हो या दूसरे लोग हो, एकदम खबरें बनने लगती हैं, दिखाई जाने लगती हैं, है ना। हम यहाँ जो कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उन्होंने खूब वो तस्वीरें भेज रहे हैं अलग अलग जर्नलिस्टिक सर्कल्स पे टीएमसी के लोग कि देखिए ये शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है, ममता बनर्जी की तस्वीर देखिए, ये फलाने का गढ़ है, ममता बनर्जी की रैली की आप स्थिति देखिए कितनी बड़ी है। तो एक तो ये मैसेज है मीडिया को कि हम फाइट में हैं, आप अपने लेंस को थोड़ा दाएं बाएं भी घुमाइए। दूसरा मैसेज ये बीजेपी को है कि अगर आप मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं तो हम भी हेड ऑन चैलेंज के लिए तैयार हैं। और तीसरा मैसेज ये काडर के लिए है कि हमने गिव अप नहीं कर दिया। और इन्हीं 3 स्तरों पे देखिए चुनाव लड़ा जाता है। विपक्ष के नैरेटिव काउंटर करना, सारे नैरेटिव जिस मीडिया के जरिए पहुंचते हैं उसमें अपनी बात रखना, और वो काडर जो अंततः आपको जिताता है। प्रशांत किशोर को यह लग रहा है कि अंततः बंगाली वर्सेस बाहरी का जो नैरेटिव है
और जो ममता बनर्जी की वोट कैचिंग एबिलिटी है, रिकॉल वैल्यू, जैसे नरेंद्र मोदी की नेशनल इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में एक रिकॉल वैल्यू होती है। आपको नहीं पता कि आपका कैंडिडेट कौन है, मुद्दों पर भी बहुत राय नहीं, लेकिन आप चूंकि दिन रात देखते हैं और उनकी कुछ स्कीम्स आप तक डायरेक्ट पहुंची हैं, वो इस पर ज्यादा काम कर रहे हैं। और उनका ये भी तर्क है, टीएमसी के खेमे का कहना, कि हमने, इन लोगों ने जब हमसे रास्ता अलग किया तो जो लोकल एंटी इनकम्बेंसी थी, हम भी उससे फारिग हो गए, क्योंकि नाराजगी ममता बनर्जी को लेकर कम है, ये जो स्थानीय छत्रप हैं इनको लेकर ज्यादा है। और इस पर हम आगे भी विस्तार से बात करते रहेंगे, लेकिन इसका जो ट्वीट है, इससे जो रिपल्स क्रिएट हुए, उनके यही 3 मोटामाटी मतलब निकले हैं। 2 छोटे छोटे मतलब चीजें मैं ऐड करना चाहता हूं। पहली, एक जो बंगाली वर्सेस बाहरी वाली जो बात है, वो सिर्फ बीजेपी को लेकर के नहीं है, वो चीज मुझे ऐसा लगता है कि ना वो प्रेस को लेकर के भी हो सकती है, क्योंकि नेशनल मीडिया 2 भाषाएं बोलता है सिर्फ जी, बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी। लेकिन बंगाल में बंगाली बोली जाती है, और वहाँ के जो नेटिव्स हैं, वहाँ जो राज्य में रहते हैं, वो ज्यादातर उन्हीं चीजों से इन्फॉर्म होते हैं। तो जो अगर आप पॉलिटिकल नैरेटिव नेशनल मीडिया के थ्रू अगर उसे एक व्हीकल बनाते हैं, तो वो कितना असर कर दे रहा होगा। क्या है कि एक तो मीडिया पे डिपेंडेंस नहीं रहा है उतना, सोशल मीडिया और बहुत सारे वैकल्पिक हैं, अलग अलग ब्लॉगर्स हैं, सब चीजें हैं, और बीजेपी इस गेम को बहुत अच्छे से समझती है, खासतौर पे जब वो नई टेरिटरी को कैप्चर करना चाहती है। दिस पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये सही है कि हिंदी और इंग्लिश, ये 2 सबसे ज्यादा सार्वकालिक वो हैं, लेकिन हम लोग ये अक्सर मजाक में कहते भी हैं कि जो इंग्लिश मीडिया है उसमें जो बंगाली लॉबी है, अरे वो कितनी मजबूत है। तो ऐसा नहीं कि वो वॉइस है नहीं, बिल्कुल, और ये बहुत थोड़े दूर की कौड़ी हो जाएगी, और समय की भी कमी है, इसलिए मुझे लगता है हमें अगले सवाल बढ़ना चाहिए। प्रशांत कुमार स्वर्णकार का ये सवाल है कि सौरभ गांगुली की भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलें, बीजेपी की साइड से मुख्यमंत्री का चेहरा होने की बातें कितनी फीजिबल, अगर ऐसा होता है तो एज ए जर्नलिस्ट हाउ यू लुक अहेड, नीड योर व्यूज। पहली चीज मैं आपको बता दूं, बीजेपी ये स्पष्ट कर चुकी है ऑन द रिकॉर्ड भी और ऑफ द रिकॉर्ड भी, जो बीजेपी के बंगाल के शीर्ष नेता हैं, बीजेपी के और आरएसएस के, वो मुझसे बातचीत में ये कह चुके हैं, हम कोई सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, हम इस चुनाव को ममता बनर्जी पर केंद्रित रखना चाहते हैं, उनकी जो बीजेपी के हिसाब से खराब परफॉर्मेंस है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आई एम अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ पैराशूट एंट्री, लेटरल एंट्री एट द टॉप पोस्ट, जब किरण बेदी आई थी तब भी और उसके बाद भी। देखिए, पॉलिटिक्स में आप चरणबद्ध तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। कोई किसी की औलाद है या कोई बड़ा सेलिब्रिटी है इसलिए सीधे आ जाए, ये ना तो आपके पॉलिटिकल कार्डर को एक्सेप्ट होता है, जनता में थोड़ी देर के लिए यूफोरिया हो सकता है, लेकिन जो पूरा सिस्टम संचालित हो, जो उससे फैमिलियर ही नहीं है, वो नहीं होगा। और अभी तक सौरभ गांगुली ने इस तरह के संकेत दिए भी नहीं है। हालांकि एक मशहूर परिवार से जुड़े बीजेपी के एक नॉट सो चर्चित राइट नाउ सांसद, एक बार उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था बंगाल प्रभारी होने के दौरान, और कहते हैं कि चीज़ें लगभग तय हो गई थी, लेकिन फिर अटक गई। चलिए, ये आपका सवाल नंबर 2 था। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, और ये सवाल नंबर 3, हमारे देश में पक्ष का टू मच कैपिटलिस्ट और विपक्ष का टू मच सोशलिस्ट अप्रोच होना कितना अच्छा और बुरा है? किसले दास का ये सवाल है। बाय अप्रोच मतलब मुझे इसमें तो कोई भी मतलब प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। ये अपने अपने विचार हैं कि आप कैपिटलिज्म आपके हिसाब से सही व्हीकल हो सकता है देश के लिए, या सोशलिज्म। ये बात उस मतलब बहस वहाँ पे आती है कि आप इन चीज़ों को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। जैसे अमेरिका एक बहुत अनअपोलोजेटिक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, लेकिन वहाँ पे समाज और सरकार के बीच में उसके अंडरस्टैंडिंग को लेकर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लोग उसी चीज़ में मानते हैं, सरकार उसी तरह से उनके साथ बिहेव करती है। इंडिया में इसलिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है क्योंकि भारत में सरकारों को आदत है समाजवाद की बात करने की, चाहे वो उस विचार से आए ना आए। और जब से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान वो शब्द जोड़ दिया, तब से और ज्यादा हो गया, और ज्यादा। लेकिन करना सब कुछ वही है जो वहां होता है यूएस जब बीजेपी स्टैब्लिश हुई थी तब भी गांधीवादी समाजवाद की बात अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी पहले अधिवेशन में। तो उस कंफ्यूजन की वजह से इस तरह के सवाल पैदा होते हैं। बाकी इन दोनों विचारों में ये अपने आप में कुछ मुझे नहीं लगता कि कोई किस तरह की खामी है। अच्छा, अगला सवाल अब्दुल हमीद मुल्ला का है। व्हाट अबाउट योर थॉट्स अबाउट ईवीएम? जस्ट एटलीस्ट एनी वन इलेक्शन कैन बी डू विदाउट ईवीएम टू बी कंफर्म डाउट्स अबाउट ईवीएम। देखिए अब्दुल हमीद साहब, ईवीएम को लेकर मेरे मन में कोई संशय नहीं है। ईवीएम मशीन में कोई खोट नहीं है, ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। मैंने बहुत अलग अलग हैकिंग के एक्सपर्ट्स, आईटी के एक्सपर्ट्स, चुनाव से जुड़े हुए लोगों से बात करके, जो पीठासीन अधिकारी हैं उनसे लेके जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक हैं, जो सबसे बड़े आरओ होते हैं ज़िले में, उन सब से बात के आधार पर यह कह रहा हूं,
ईवीएम को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। एक एक ईवीएम, बहुत जटिल प्रोसेस, रैंडमाइजेशन, ये सब चीजें, इस तरह की बहुत कंस्पिरेसी थ्योरीज चलती हैं। चुनाव आयोग ने खुला चैलेंज दिया था, कोई भी आके प्रूव नहीं कर पाया इस चीज को कि वो ईवीएम को हैक कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, कई मंझे हुए राजनेता अलग अलग पार्टियों के बताते हैं कि देखिए ईवीएम हैकिंग एक अलग चीज है, किन इलाकों से आपको कितने वोट मिल सकते हैं विपक्षियों। ये मुझे पप्पू यादव ने बड़ा एक्सप्लेन किया। अरे सर, कहां आप बूथ कैप्चरिंग की बात कर रहे हैं, अब दूसरी तरीके से खेल होता है। फिर उन्होंने समझाया कि जहां से आपको वोट नहीं मिलते वहां आपको कैसा माहौल बनवाना है, जहां से मिलते हैं वहां कैसा आपको पोलिंग करवाना है। और मैं बीजेपी के रणनीतिकारों से बात कर रहा हूं, उनकी बड़ी स्ट्रेटजी होती है कि जो बूथ उनका मजबूत है वहां मैक्सिमम मतदान होना चाहिए। दे वर्क ऑन दिस स्पेसिफिकली। और वही चीज है ना, जो जैसे आप जो कह रहे हैं उस बात का मैं 100% को 99 पे लाना चाहता हूँ। हाँ, हमारे पेशे की मजबूरी उसको है, आप उसको 1% को जजमेंट, उसको एरर का वो रखिए, मार्जिन रखिए। लेकिन आप ये देखेंगे कि अभी तक के उस तरह का हमने कहीं भी नहीं देखा है कि ईवीएम का नतीजा बिल्कुल वैसा 180 डिग्री आपने कहीं भी नहीं देखा है। मतलब जो 87 की रिगिंग थी वैसा आपने कहीं सुना नहीं है। ईवीएम के रिजल्ट्स मोर और लेस उसी चीज को रिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं जो आपको माहौल मिलता है। हम और जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं मिलता है, उनके माहौल पढ़ने में कोई खोट है। लगातार ललन टॉप कम से कम हिंदी पट्टी के तो सारे चुनाव कवर किए हैं हमने, और हमको कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हमें ग्राउंड पे लिखा इंक्लूडिंग बिहार। हाँ, कि बिल्कुल वो उल्टा आ गया कि यार ये तो क्या चल रहा है। बिल्कुल। इन्होंने 87 की रिगिंग की बात की और हमने इसके बारे में विस्तार से बात भी की थी जब हम डीडीसी चुनाव के बारे में बात कर रहे थे। आखिरी सवाल आहान वैद्या का है, विल देयर बी internal strife within BJP in the post-Modi politics with regional strongmen eyeing a bigger role at the national level? हाँ, जितना थोड़ा बहुत मैं भाजपा को और संघ को समझता हूँ, और बाकी कुछ किताबों का हवाला भी दूंगा आपको सिफारिश सेगमेंट में, ऐसा नहीं होगा। बीजेपी में लगातार दूसरी और तीसरी पांत के नेताओं को तैयार किया जा रहा है, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक सबक हो सकता है। और लगातार 40+50+ लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, स्ट्रेंथन किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि संघ में जो बीजेपी के नियंताओं में से एक है, हालांकि इसको लेकर बहुत अलग अलग तरीके से वाक्य बनाने की कोशिश की जाती है दोनों ही परिवारों के द्वारा, वहाँ भी इस चीज़ पर बड़ा जोर है। और इस चीज़ पर डिबेट भी है कि 2025 में जब संघ 100 बरस का होगा, तब जो अभी सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत तब पद छोड़ेंगे, भैया जी जोशी भी जो सरकारवाह हैं, जो मेन मतलब महासचिव मान लीजिए आप, वो छोड़ेंगे, तो नए लोग कौन आएंगे? मनमोहन वैद्य आएंगे या दूसरे नए दत्तात्रेय होसबले आएंगे, जो नरेंद्र मोदी चाहते थे काफ़ी समय से कि वो सरकारवाह यानी कि संघ में नंबर 2 बने। अब बहुत सारे चेहरे हैं, आप देवेंद्र फडणवीस की बात करिए, आप योगी आदित्यनाथ की बात करिए, आप शिवराज सिंह चौहान की बात करिए, ये कई ऐसे लोग हैं जो तब तक और तैयार हो जाएंगे और जो अलग अलग पॉलिटिकल ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और फिर अंततः बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व और संघ ये तय करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि सेकंड रंग लीडरशिप को लेकर कोई क्राइसिस आएगी। ये इससे पहले भी मतलब हमने ऐसा नहीं देखा है कि वो पार्टी अपने जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसकी वजह से बिखर जा रही है। दूसरी वजह हो सकती है। चलिए अब नेता नगरी में बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सिफारिश। क्या सिफारिश है निखिल बाबू आपकी? सिफारिश का पन्ना कहाँ है? सिफारिश ये है, सिफारिश आज की हमारी है, आपको समय निकाल के आपको देखनी चाहिए जारहेड नाम की फिल्म। अब जारहेड, जो अगर आप मिलिट्री से थोड़ा परिचित हैं तो यूएस मरीन्स को कहते हैं। जारहेड मतलब एक स्लैंग है वो। पहले भाई साहब ये बताइए ये मिलेगी कहाँ, मतलब टॉरेंट वाला मत बताइए। मैं बता रहा हूँ। यूएस मरीन रहे हैं एंटनी सॉफर्ड, उन्होंने 2003 में ये किताब लिखी थी। ये किताब अवेलेबल है, आप जैसे ऑनलाइन किताबें खरीदते हैं वैसे आप ये किताब खरीद सकते हैं। और इसी शीर्षक से जारहेड ही नाम है। और 2005 में फिर इसके ऊपर फिल्म बनती है जिसमें जैक गिलनहॉल वगैरह हैं। देखने वाली इस फिल्म में यह है कि यूएस मिलिट्री और बाकी देश की भी सेनाओं से जुड़ी जो फिल्में आती हैं या जो किताबें होती है उसमें माचिज्म बहुत पोर्ट्रे किया जाता है, उसमें ब्रेवरी बहुत पोर्ट्रे की जाती है। लेकिन हमें रैम्बो टाइप का बना देते, बिल्कुल रैम्बो होता है। लेकिन ना हमने वैसा सैनिक हमने बहुत कम देखा होता है कि जो अपने जो उसका ड्यू कोर्स ऑफ ड्यूटी है उसने बहुत ट्रेनिंग की, उसने बहुत सारी चीजें सीखी, उसने सर्वाइवल सीखा है। और अब उसके पास में उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत कम जगह है। यहाँ वो जाता है तो वहां उसके पास बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है कि कुछ कर नहीं सकता है। तो वो जो एक मतलब बहुत सारी काबिलियत आने के बाद एक जगह फंस जाने की जो एग्नी है, कभी कभी बोरियत है, वैसा फौजी आपने देखा नहीं होगा। और अमूमन फौजी वैसे ही होते भी हैं। आप ये जब से रखवाले कर रहे हैं, पिछली बार बैंड ऑफ ब्रदर्स, इस बार जारहेड, अब वो
क्योंकि वो दूसरी अच्छी बात दुनिया है, से अच्छी आते बात। हैं तो फिर। चलिए और क्या है रिकमेंडेशंस आपकी? और तो दूसरी आपने आपके हवाले से आती है द एंड ये निकम्मा पढ़ता कम है, ये मेरी शिकायत है, इसलिए मैं इसको ला ला के किताबें देता रहता हूँ। ये बताइए। किताब है द एंड टू सॉलोड द सन। अब इस पे ये कवर पे लिखा हुआ है कि द अभंग्स ऑफ मराठी वुमेन सेंट। अभंग हमारे यहाँ एक गाए जाते हैं, ठीक है, भजन की तरह होते हैं। भाई साहब जब आप हमारे यहाँ कह रहे हैं तो भारत का हमारे बहुत विस्तृत है। आपके महाराष्ट्र महाराष्ट्र में, ठीक है, और जो मराठी संस्कृति है उसके अंदर अभंग गाए जाते हैं। कई निर्गुण भजन होते हैं और कई बार ईष्ट का नाम होता है, कई बार नहीं भी होता है। तुकाराम जो गाते थे, हाँ, वो अभंग है। तो उस परंपरा से आने वाली जो, आपको कोई अभंग याद है? नहीं, मैं उसमें और उसको लिए थोड़ा सा, अरे निर्लज्ज, पढ़ता लिखता नहीं है कुछ भी। हमारे यहाँ उसमें बड़ी दिक्कत है, उसको गलत गाने में फिर वो रिश्तेदारों के मैसेज आना शुरू होते हैं की किया कि निखिल ने, क्या घर का नाम क्या है तुम्हारे? मोन्टू। लेकिन उसमें जब मोन्टू ने गलत अभंग गा दिया, इसमें वो नाराजगी जताएंगे? नाराजगी वो थोड़ा सा आपको कल्चरल प्राइड वाला सीन रहता है। अरे तो अभंग पढ़ सकते हो ना, गाओ मत। पढ़ सकते हैं, मुझे याद नहीं है कोई ना ऐसे, और इसके अंदर मतलब अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो। लेकिन अगर आप जैसे नहीं भाई साहब, लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है। हाँ, हम जिस संस्कृति से आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा, आप तो इतने कल्चरली रिच व्यक्ति हैं। वो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। मुख्तसर किस्सा ये है कि मराठी परिवार से ही आता हूँ और पेरेंट्स भी मराठी हैं, पर मेरी माँ हिंदी भाषी हैं और अच्छा। और पिता फौज में थे, तो उनका मतलब जो तुम कितनी मराठी किताबें पढ़ते हो? मैं पढ़ता हूँ, तो लेकिन जब आप मराठी भाषा में निष्णात हैं तो अभंग क्यों नहीं आते आपको? अरे तो उनसे अब पापा को देने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता था। वो 12 साल मेरे शुरुआत के उन्होंने बाहर ही निकाले हैं। हमारे पूरे तो चाचा सिर्फ जी हिंदी में सरहद पे फौज की नौकरी करते रहे और ये उनको दोष दे रहे हैं। तो मम्मी से ही फिर सीखा है, अब फिर वहां से सब हिंदी वाला मामला तो रहा मैं है। अभी फिर बोलूंगा कि कम से कम 11 दोहे सुनाओ। चलिए, यार से छेड़ चली जाए सर। अपने हिस्से की सिफारिशें बताता हूं। पहली किताब है अमेठी संग्राम। इसे वेस्टलैंड के एका पब्लिकेशन ने छापा है, एका इम्प्रिंट ने। अनंत विजय पत्रकार हैं, उनकी किताब है अमेठी संग्राम, ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तां। स्मृति ईरानी ने, बीजेपी ने, संघ ने जो कांग्रेस का कथित मजबूत दुर्ग था अमेठी, उसको कैसे भेदा, उसके बारे में बड़ी दिलचस्प टिप्पणियां हैं। मैंने इस पर किताब वाला भी किया है, सो आई रेकमेंड दिस बुक। दूसरी किताब जिसमें मुझे थोड़ा मैं शो ऑफ कर देता हूँ, आजकल अपने राम हचक के पढ़ रहे हैं और हमको लगता है कि सारे काम और कसरत और घर की जिम्मेदारियां और नींद निपटाते हुए भी निखिल जी, आदमी को दिन में 250 पन्ने तो पढ़ने ही चाहिए। 250? मुझे एक हफ्ता लगेगा इतना पढ़ने में। 250 पन्ने रोज, और छुट्टी वाले दिन 500। ठीक है, तो ये किताब एक दिन में खत्म हुई है। इस किताब में 2 दिन लगे हैं, क्योंकि ये 430 एक पन्ने की किताब है, 437 पन्ने की किताब है। अगेन आई स्ट्रांगली रेकमेंड दिस बुक। संघम शरणम गच्छामि, आरएसएस के सफर का एक ईमानदार दस्तावेज। विजय त्रिवेदी, मशहूर पत्रकार, उन्होंने इस किताब को लिखा है और इसे भी वेस्टलैंड के एका इम्प्रिंट ने छापा है। आरएसएस पर मैंने पहले भी आपको एक किताब रेकमेंड की थी, एंडरसन और दामले की। वो अंग्रेजी में किताब थी। हिंदी में ये काफ़ी आदितन किताब है और इसमें आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलते हैं आरएसएस की वर्किंग को लेके और पूरी पॉलिटिकल जर्नी को लेके। तो यू शुड डेफिनेटली रीड दिस बुक। तीसरी किताब जीबीएस संधू की है, जो इंटेलिजेंस ऑफिसर रहे हैं। द खालिस्तान कंस्पिरेसी, अ फॉर्मर रॉ ऑफिसर अनरेवल्स द पाथ टू 1984। इन्हीं सिंधु साहब ने सिक्किम ने का जब भारत में विलय हुआ था उसके बारे में भी लिखा था, क्योंकि तब वो उस ऑपरेशन का हिस्सा थे। दिलचस्प रीड है और निखिल जी एक दिन की रीड है, सिर्फ 250 पन्ने की किताब है। बीच में फोटो और प्रिफेस, मतलब 225 पन्ने हैं। 2 सिटिंग या 3 सिटिंग में निपटाई जा सकती है। ठीक है, और छुट्टियां भी हैं 3 दिन की। अगली किताब है सनत जयसूर्या, अ बायोग्राफी। इसे चंद्रेश नारायणन ने लिखा है। अगेन एक सिटिंग की किताब है। इस किताब में मुश्किल से 180 पन्ने हैं। क्रिकेट में जिनकी दिलचस्पी है उनको ये किताब पढ़नी चाहिए। ये किताब है अमीश और भावना रॉय की। ये किताब धर्म के बारे में, डिकोडिंग द एपिक्स फ्रॉम अ मीनिंगफुल लाइफ। अगेन अ क्विक रीड, छोटे पन्ने और 150 पौने 200 पन्नों की किताब। तो आप रोजाना एक किताब पढ़ेंगे। छुट्टी का समय है, फालतू की चीज़ों में बर्बाद मत करिए। जो आपको मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर के फॉरवर्ड से फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं, उनके रिप्लाई के चक्कर में मत पड़िए। फ़ोन को फ्लाइट मोड पे भी लगा सकते हैं। बढ़िया से खूब सारा गुनगुना पानी रखिए अपने सिरहाने, लिहाफ ओढ़िए और किताबें पढ़िए। बाहर जाने से बचिए। सवेरे फिर आएंगे, जश्न फिर होंगे। याद रखिए, सर सलामत तो सल्तनत हजार।
आप ऐसा कह रहे थे, मतलब आप ऐसा करके कह रहे थे किताबें पढ़ लेते हैं, मुझे वो ऐसे याद आ रहा था हमने बचपन में जो विवेकानंद वाला लिखा था। अरे यार मजे ले रहे हो। विवेकानंद भी पढ़ लेते। नहीं मैं मतलब ऐसे नहीं कहाँ पढ़ता हूँ से- भाई साहब, ऐसे नहीं पढ़ता हूँ। देखिए बड़ा सिंपल तरीका है किताबें पढ़ने का, आपको भी बता रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ। फोन को फ्लाइट मोड पे लगाइए। अच्छा हाँ, ये हम लोग नहीं करते हैं। हाँ। नंबर 1 है, ठीक है। सूसू करके बैठिए, सिरहाने पानी रखिए, ठीक है। अब आपके पास विचलित होने की कोई वजह नहीं है। फोन आपका बंद है, सिरहाने पानी है, सूसू करके बैठे हैं, कलम लीजिए, ठीक है, और तेजी से पढ़ना शुरू करिए। ये जरूरी नहीं है कि आप हर किताब शुरू से आखिरी पढ़ें। मैं कई बार कोई किताब पढ़ता हूं, जैसे ये किताब संग वाली, मैंने शुरू के 100 पन्ने पढ़े, 3 चैप्टर पढ़े, फिर एकदम से मैं इमरजेंसी वाले चैप्टर पे पहुंच गया। इसमें फिर क्या होता है, आपको एंजाइटी होती है, यू स्टार्ट गेटिंग एंशियस, ठीक है। तो आप बीच में ब्रेक लेते हो, 1.5 घंटे 2 घंटे में एक ब्रेक लेते हो। फिर कई बार आप 50 पन्ने ही पढ़े, मतलब थोड़ा सा और पुश करना है। फिर कई दफा ये देखिए मैं चैप्टर्स को टिक करने लगता हूं, अच्छा 4 पढ़ लिए, 2 और बाकी हैं। इस तरीके से कर करके आप उसको पूरा करते हैं। ये मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, अपने गुरुजी के हवाले से, पढ़ना पढ़ने से आता है। कई लोग ये भी कहते हैं आप पढ़ तो लिया लेकिन याद नहीं रहता। उसका तरीका ये है कि जो पढ़ा है, एक तो उसको मार्क करते रहिए। विवेकानंद बता देते थे अगले दिन कोई पूछता था तो। मतलब मैंने तुम्हें अभंग पे घेरा तो तुम मुझे पन्ने मोड़ लीजिए। और मैं तो भाई साहब, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मैं तो देखिए पेंसिल से गोद देता हूं। हाँ नहीं, पेंसिल के लिए तो सूरज भी कहता था। और पढ़िए, बहुत मजे आते हैं भगवान कसम। और हमको तो इतना गुरु दबाव हो गया है, हम दिन 2 दिन में 1 किताब पढ़ पाते हैं। जैसे पहले हफ्ते में 1 पढ़ पाते थे, 2, अभी तो 4 पढ़ लेते हैं। लेकिन हफ्ते में मेरे पास 25 किताबें आ रही हैं, तो पढ़ पा रहा हूं 5, और दिख रही हैं वो 20 टुकुर ताकती हुई। तो हमने ये तय किया है कि हम अपने कुशल साथी निखिल को लगातार किताबें भेज देते रहेंगे। जैसे आपको द आर्ट हू सैल्यूट, चींटी जिसने सूरज को निगल लिया। लेकिन कितना सुंदर ये उलटवासी है, मक्खी रुक्का चढ़ गई टाइप से, कि मछली पेड़ पे चढ़ गई, कबीर लिखते हैं। अब आप इसको डिकोड करिए, एक लंबी प्रक्रिया है। आज के नेता नगरी में इतना ही। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी जरूर बताइएगा। आप सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं। मैं छोटा था तो मुझे लगता था हर कोई क्रिसमस से शादी क्यों करना चाहता है। सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े थे, अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं थी, इसमें शिशु मंदिर का दोष नहीं है। लेकिन मैरी क्रिसमस और MERRY नहीं पता था, उरई में इस तरह से कुछ होता भी नहीं था। तो हमको लगता था, फिर बाद में पता चला कि ये मैरी वो वाला मैरी नहीं है। और अटल बिहारी वाजपेयी, देश के एक चर्चित पॉपुलर राजनेता, उनका जन्मदिन। इसको हाँ हम लोग लगता था ये बड़ा दिन कैसे है। हाँ, मैं सूरज ठीक हमने से बड़ा दिन सुना था, मुझको ये नहीं पता था कि इसको बड़ा दिन कहने का आइडिया क्या है। क्या आइडिया है, मुझे भी नहीं पता, मुझे अभी भी नहीं पता। वो तो मतलब बड़ा दिन मतलब ऐसे होगा महत्वपूर्ण दिन, पता नहीं। तो मैरी क्रिसमस। और हमारे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, सिद्धार्थ, क्रिश्चियन हैं, तो बहुत अमेजिंग केक बनाते हैं। हमारी पत्नी के दोस्त हैं, हमारे भी हो गए हैं, तो उनकी शादी भी हुई है। कि डेविड जी की शादी होने और वाली है। डेविड जी हमारे साथी, डेविड उनकी जी होने वाली बहुत है। बढ़िया केक उनके घर से आता है। हाँ, मतलब हाँ। आने वाला है। हाँ। केक का इंतजाम हो गया है, तो केक खाया जाएगा और ईसा मसीह की करुणा को याद किया जाएगा। बाकी हमको लगता है कि इसी बहाने कुछ लोगों को जरा ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट पढ़ना भी शुरू करना चाहिए। बड़ी मजेदार कहानियां हैं उन इब्राहिमिक धर्मों की, अगर उनको कहानियों को पढ़ा जाए। और नया साल भी आने वाला है, हाँ। नया साल होगा, नया बवाल होगा। जोड़ी अपनी अभी नॉट आउट खेल रही है, ये उम्मीद है कि चलता रहेगा। और 1 तारीख को है शुक्रवार, इसलिए हमको 31 को ही फिर से नेता नगरी करना पड़ेगा। यानी कि हम न्यू ईयर को हैप्पी बोलने के लिए फिर आएंगे। वैसे गुरु, हमारी दादियों से बात हो रही थी, दर्पण जी से, ये बड़ा फर्जी न्यू ईयर है। देखिए, आप कहेंगे कि हम बहुत ही पुरातन पंथी विचार लेकर आ रहे हैं, लेकिन भारत की जो अंक गणना है, है ना, तो आपके यहाँ जब बसंत आता है, मकर संक्रांति के बाद आपके यहाँ दिन उजले होने शुरू होते हैं, धूप आती है, तो मुझे लगता है कि वर्ष प्रतिपदा को भी क्रॉप के हिसाब से भी, कल्चर के हिसाब से भी जोर शोर से मनाना चाहिए। बाकी न्यू ईयर भी मनाइए। लोग कहते हैं ना मदर्स डे क्यों मना रहे हो, ये डे, सब डे मनाओ, खुश रहो भैया। हमारा वैसे भी पाड़वा पे आता है, तो हम लोग इसमें पढ़ते नहीं है। अच्छा, गुड़ी पड़वा पे तो पर तुम मनाते तो हो नहीं, हमको बुलाते भी नहीं हो। अब हम घर पे होता है वो। मुझे एक दफा बीजेपी से जुड़े हुए नेता हैं और आईसीसीआर के मुखिया भी हैं, विनय सहस्त्रबुद्धे जी, उन्होंने एक दफा बुलाया था। तो बड़ा सुंदर सी वो प्रतिकृति गुड़ी पड़वा की
ऐसे उस पे माला, एक कलश रखा हुआ, बड़ा अच्छा लग रहा था। बड़ा सुंदर होता है। और चलते चलते बधाई हम दे देते हैं इंडिया टुडे परिवार को भी, 45 साल हमारे पूरे हो गए हैं जी बिल्कुल। और उसी लिए वही ड्रेस कोड है आज, रेड और ब्लैक, वो हमारी थीम है। तो इंडिया टुडे तो जश्न होता रहेगा सब परिवारों रहेगा। का, और आप परिवार हैं हमारे, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप देखते रहिए नेता नगरी और प्रार्थना करिए कि अगले एपिसोड के पहले निखिल कम से कम एक अभंग तो सीख कर आए ही। ठीक है, ठीक है, ये अगले एपिसोड में किया जाएगा। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। थैंक यू सो मच।